हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा आई कैन समन गॉड्स के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि यहाँ पे जुनिवे का नया सामान आ चुका था, जो रियल बॉडी ऑनर की बचपन की दोस्त थी नैन हाई, जो इतने समय यहाँ पे पूरे ड्रैगन क्लैन की यंगेस्ट प्रिंसेस है और ड्रैगन किंग की डॉटर, यानी कि भाई ने बड़ा हाथ मारा है रे बाबा। दहेज में ये पूरे ड्रैगन क्लैन की तिजोरी ही मांग लेगा कि सारा पैसा मेरे को चाहिए। खैर नैन हाई को यहाँ पे जुनिवे के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव था, इसीलिए वो जुनिवे से कह देती है कि अब वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी और उसी के साथ ही रहेगी। और इसी के साथ में डाजी ने यहाँ पे जो जुनिवे के साथ शर्त लगाई थी कि उसके अलावा और कोई औरत उसे सर्व नहीं कर सकती है, वो शर्त हारी जाती है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जुनिवे अब डाजी से कहता है कि मेरा रिवॉर्ड कहाँ पे है, तुम अपनी शर्त हार गई हो। जिस पे डाजी आगे से मुस्कुराती है और आगे बढ़ के जुनिवे के गाल के ऊपर चुम्मी ले लेती है, ये कहती हुए ये रही तुम्हारी किस। जिसके बाद वहाँ पे नैन हाई की तरफ से देखती है, ये कहते हुए ले देख मैं हूँ तुझसे आगे। जिस पे नैन हाई भी पीछे नहीं हटती और वो भी आगे बढ़ के यहाँ पे जुनिवे के गाल के ऊपर पुच्ची ले लेती है और डाजी से कहती है कि वो भी पीछे नहीं रहेगी। लेकिन डाजी को गुस्सा आता है और जुनिवे उन दोनों से कहता है कि शांत रहो यार, हम लोग एक ही टीम में हैं और फ्यूचर में भी और भी बहुत कुछ करना है, इसीलिए एक ही टीम में रहो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों अभी भी यहाँ पे लड़े जा रहे थे और डाजी आगे से लेजेंडरी असुरा फील्ड का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं पे हम लोग वेगा को देखते हैं जो कि यहाँ पे नैन हाई से पूछता है क्या डीमन किंग ने ड्रैगन किंग ने तुम्हें परमिशन दी है इस तरीके से बाहर आने की। जिस पे नैन हाई आगे से बताती है ऑफ कोर्स उसने मना कर दिया था और उसने ये भी कहा था कि अगर वो यहाँ पे अपनी लेयर और अपनी कल्टीवेशन को जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं करेगी तो फिर वो उसे कभी भी जाने नहीं देगा। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग ने एक बैरियर भी सेट कर दिया था ताकि वो यहाँ पे नैन हाई को पैलेस के अंदर ही रह सके। लेकिन कल रात अचानक से किसी इनविजिबल फोर्स ने वो पूरा बैरियर तोड़ दिया, इसलिए वो भाग आई। जिसपे वेगा आगे से कहता है ऐसी बात है क्या, और टेलीपैथी के जरिए वो जुनिवे से कहता है कि ड्रैगन किंग साउथ चाइना सी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है और ऊपर से उसकी कुद्दी हमेशा गर्म रहती है, जैसे कि बीवी हर रात सोने से मना कर देती है। साथ में अगर उसे पता चल चुका कि उन लोगों ने यहाँ पे प्रिंसेस को उसकी किडनैप कर लिया है तो फिर वो पक्का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आएगा और वेगा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस पे जुनिवे आगे से यही कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए और वो मन के अंदर सोचता है कि नैन हाई यहाँ पे वापस आ ही चुकी है तो वो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है। इसके बाद अगला सीन कैंगलैंग किंगडम के बॉर्डर गेट का होता है, जहाँ पे ताइसी वहाँ के गेट मैनेजर से कहता है कि वो लोग यहाँ पे कियानिवे किंगडम से आए हैं और वो लोग कुछ लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए लेके जा रहे हैं। उम्मीद करता है कि वो यहाँ पे उन लोगों को परेशानी नहीं देगा और न ही वो लोग उसे देंगे। वहीं पे एक गार्ड जुनिवे से पूछता है क्या वो इस वुल्फ को कंट्रोल कर सकता है, जिसपे जुनिवे आगे से बताता है कि उसने इसे टीम कर लिया है तो कोई भी खतरा नहीं होगा। तो वो गार्ड आगे से इन्हें परमिशन दे देता है कि रजिस्टर करने के बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि यहाँ पे इन्हीं लोगों को इंतजार कर रहा था और वो खासकर उन लोगों से कहता है कि तुम में से जुनिवे कौन है। जुनिवे आगे से कहता है मैं हूँ भाई, कुछ चाहिए क्या। जिसपे वो बंदा यहाँ पे जुनिवे को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि तुमने जुंजी को हरा दिया है, जुआलिंग सेक्ट के नंबर 1 डिसेबल को, और उसकी ह्यूमन रैंकिंग को भी चेंज कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ पे जुनिवे को चैलेंज करना चाहता है लेकिन अब वो जुंजी को नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है जुनिवे के ऊपर हमला करने के लिए। ये जुआन आगे से कहता है ये स्पीड काफी ज्यादा तेज है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कैंगलैंग किंगडम के अंदर एक ऐसा जीनियस होगा। जुनिवे भी आगे से अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है और आगे से कहता है अगर तुम यहाँ पे मुझे चैलेंज करोगे तो फिर मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करूंगा। तो फिर जुनिवे का स्पीयर तुम्हें पता ही कितना पावरफुल वेपन है, इसलिए वो जैसे जैसे यहाँ पे शॉट के ऊपर लगातार स्प्रे से ठक 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 करके मारता है तो उस बंदे की जो शॉट थी उसके बाद 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद जुनिवे स्पीयर को थोड़ा सा ही घुमाता है और उसकी मदद से उस बंदे की मुंह के ऊपर हल्की सी स्ट्राइक मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। और इसी तरीके से जुनिवे बिना किसी दिक्कत के अपने चैलेंज को जीत लेता है और साथ ही में उसे 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं, जिससे जुनिवे को समझ में आ जाता है अगर वो इसी तरीके से और भी यहाँ पे कई सारे जीनियसेस को चैलेंज करता है और उन्हें हराता है तो फिर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे जुनिवे के बारे में बात होने लगती है कि वो सिर्फ 16 साल का है लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि भाई ऐसा कहा जाता है कि इस जुनिवे ने ही यहाँ पे जनरल सॉबी को इस जाल में फंसा लिया था और उसके साथ यहाँ पे डेथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा लिया। इसके बाद उसने यहाँ पे अपने एक जीनियस को भेजा और वहाँ पे सॉबी को मरवा दिया बिना किसी दिक्कत के, और न ही हमारा किंगडम इसके खिलाफ कुछ कर सकता है क्योंकि वो पूरी तरीके से फेयर एंड सेफ था। इसके बाद जुनिवे यहाँ पे असैसिन लीडर से पूछता है कि उसे यहाँ पे रोस्टर ऑफ ह्यूमन लिस्ट खरीदनी है, ये कहाँ पे मिलेगा। इस पे असैसिन लीडर यहाँ पे जुनिवे को बताता है कि वो यहाँ पे ये चीजें डायनेस्टी पवेलियन से खरीद सकता है। हर एक सिटी के अंदर एक ना एक ऐसी डायनेस्टी पवेलियन होती ही है। हमें यहाँ पे डायनेस्टी पवेलियन के बारे में बताया जाता है जो कि हर एक सिटी के अंदर होती ही है, हर एक किंगडम के अंदर। ये पूरी डायनेस्टी पवेलियन एक तरीके की ट्रांसेंडेंट फोर्स है, लेकिन हर एक ब्रांच ज्यादातर यहाँ पे लो प्रोफाइल ही रहती है। ये यहाँ पे किसी भी कल्टिवेटर को कोई भी जानकारी बेचती है, यहाँ तक कि कोई भी कल्टिवेटर यहाँ पे स्पिरिट स्टोन भी ले सकता है, मैजिक टूल्स, मनी और कोई भी सारी चीजें जिन्हें यहाँ पे असैसिन लीडर से पूछता है अगर मैं यहाँ पे उन्हें पैसे देता हूँ तो फिर डायनेस्टी पवेलियन मेरे लिए यहाँ पे ह्यूमन लिस्ट ऑफ लूस्टर भी खरीद सकती है। असैसिन आगे से कहता है हाँ वो कुछ भी खरीद सकती है। इसके बाद ये लोग एक होटल को चूज करते हैं और वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। वहीं पे नैन है जुनिवे से चिपकते हुए कहती है कि अब वो उसके साथ आज रात सो सकती
लगती है। उसी टाइम पे डाजी यहाँ पे भागते हुए आती है, जो कि यहाँ पे नैन हाई को जुन्नवे से दूर करती है, ये कहते हुए कि खुद को थोड़ा सा साफ रखो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या करने वाली थी। हमारा मालिक अभी भी बड़ा हो रहा है और तुम इसकी बॉडी को ऐसे ही खोखला नहीं कर सकती हो। इस पे जुन्नवे आग में घी डालते हुए कहता है कि मैं ऐसे ही थोड़ी ना खोखला हो जाऊंगा उसके हाथों, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम ट्राई कर सकती हो। इस पे डाजी की गुद्दी गर्म होने लगती है, वो वह मुंह तोड़ देती है इसका, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन नैन हाई पीछे आते हुए कहती है कि उसे भी साथ में रहना है, तो जुन्नवे आगे से कहता है कि हम तीनों एक साथ में क्यों नहीं रहते। इस पे डाजी यहाँ पे जुन्नवे को खर्चा पानी दे देती है, ये कहते हुए कि तुम इसी के लायक हो। इसके बाद हम लोग जुन्नवे को रात में अकेला देखते हैं और ये अकेला ही सो रहा था। तो फिर जुन्नवे इस चीज को बुलाता है और सिस्टम से कहता है कि जरा एक्टिविटी लिस्ट निकालना। तो फिर जुन्नवे यहाँ पे अपनी लिस्ट चेक करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पे 23,000 एक्सपीरियंस पॉइंट फ्री में ही मिल चुके हैं, जो कि एक्स्ट्रा हैं। इस पे सिस्टम जुन्नवे से कहता है कि उसने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन उसकी कल्टीवेशन भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वैल्यू इंक्रीज कर सकती है। आसान शब्दों में जितनी ज्यादा उसकी कल्टीवेशन वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ज्यादा उसे एक्सपीरियंस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जितना ज्यादा उसका लेवल हाई होगा, उतना ज्यादा उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। उसी टाइम पे जुन्नवे यहाँ पे सिस्टम से पूछता है कि मैं जो गॉड और डिमंस को समन करता हूँ, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो समन करने के साथ में आती है। तो फिर यहाँ पे फा हाई जुआन सैंग, वही मोंग जो यहाँ पे जुन्नवे को मारने के लिए आया था, जिसका फा हाई अंकल है, उसका रिलेशन क्यों है उसके साथ में। इस पे सिस्टम जुन्नवे को बताता है क्योंकि कुछ गॉड्स यहाँ पे इस दुनिया के अंदर आने से पहले ही आ चुके थे, यानी कि जुन्नवे से पहले ही वो यहाँ पे इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं। जिससे जुन्नवे को समझ में आ जाता है कि कुछ गॉड्स और डीमंस यहाँ पे पहले इस दुनिया के अंदर हैं, जो कि यहाँ पे मौज काट रहे हैं और इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसलिए जुन्नवे यहाँ पे सिस्टम से पूछता है अगर कुछ गॉड्स और डीमंस यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं, तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मंकी किंग भी पहले आ चुका हो, और क्या पता उन लोगों ने यहाँ पे अपनी ही फोर्स या फिर कहीं पे रिफ्यूजी ले लिया हो मुझसे मिलने से पहले ही। इस पे सिस्टम आगे से बताता है कि यही तो सबसे डरावनी चीज है। मैं होस्ट आपसे यही कहूंगा कि फा हाई और ड्रैगन प्रिंसेस यहाँ पे पहले आए थे, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर थे, यानी कि नैना यहाँ पे काफी साल पहले ही आ चुकी थी, जब यहाँ पे जुन्नवे छोटा हुआ करता था, सॉरी रियल बॉडी ओनर छोटा हुआ करता था, तब वो उसे मिला था, इसीलिए उन दोनों का पहले से कनेक्शन था। जिसके बाद जुन्नवे यहाँ पे सिस्टम से एक और सवाल पूछता है कि तुमने बताया कि कुछ गॉड्स यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं मेरे आने से पहले, तो फिर अगर मैं गलती से उन्हें ही समन कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा। इस पे सिस्टम जुन्नवे को बताता है तो फिर वो सभी गॉड्स या डीमंस यहाँ पे अपनी मेमोरी को अवेकन कर लेंगे और जुन्नवे के पास आके रेफ्यूजी लेंगे और उसका कहना मानेंगे, उसके फॉलोवर बन जाएंगे। इस पे जुन्नवे आगे से कहता है चलो ये बात अच्छी कही तुमने, मेरा दिल खुश कर दिया, नहीं तो मैं मरा ही जा रहा था। लेकिन जुन्नवे एक सवाल पूछना भूल गया, वो गॉस्ट जो कि उससे पहले यहाँ पे आ चुके हैं और जुन्नवे उनको समन नहीं करता है और उसकी मुलाकात पहले ही उनसे हो जाती है तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब भी सिस्टम के साथ ही चला गया, वो आगे बताएगा, भाई मैं मूड खराब नहीं करना चाहता। फिर इसके बाद हम लोग जुन्नवे के हाथों में वो लिस्ट देखते हैं जो उसे चाहिए थी। अभी लिस्ट यहाँ पे बस ह्यूमन लिस्ट थी, जहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का नाम दर्ज था जिन लोगों ने कम उम्र के अंदर ही यहाँ पे हाई कल्टीवेशन स्टेजस को अचीव कर लिया है। जैसे कि एक बंदा था जिसका नाम यहाँ पे यीजिन है, उसने यहाँ पे 14 की उम्र में वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम को अचीव कर लिया था। इसके बाद और भी कई सारे थे, जैसे कि 900 थे जो कि यहाँ पे गोल्डन को रियलम पे थे। इसके बाद 300 थे जो कि यहाँ पे ट्रांसेंडेंट रियलम पे थे, और सिर्फ टॉप 10 ही थे जिन लोगों ने यहाँ पे वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया था। वहीं पे जुन्नवे की रैंकिंग यहाँ पे 900 थी, वो 900वें नंबर पे आता है। तो फिर डाजी यहाँ पे जुन्नवे को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे अर्थ एंड हेवनली रैंकिंग भी होती है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए विजिबल होती है जो कि सिलेक्टेड टॉप कल्टीवेटर्स होते हैं। इसके बाद डाजी ये भी बता देती है कि ह्यूमन रेस यहाँ पे भले ज्यादा टैलेंटेड होती है मॉन्स्टर्स के मुकाबले में, लेकिन मॉन्स्टर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ह्यूमंस के मुकाबले में, जबकि उनका रियलम सेम ही होता है। यानी कि जुन्नवे का रियलम यहाँ पे गोल्डन कोर है, तो फिर अगर यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ जाता है जिसका रियलम गोल्डन कोर है, तो मॉन्स्टर यहाँ पे जुन्नवे से ज्यादा पावरफुल होगा। डाजी का कहने का मतलब ये है। वे लोग नैन हाई को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि उसने यहाँ पे 10 साल पहले ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था, उसके सामने ये जीनियस चाय कम पानी है। तो डाजी आगे से कहती है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस ना होती तो फिर तुम यहाँ पे अभी भी गोल्डन कोर रियलम पे अटकी हुई होती। इस पे नैन हाई भी आगे से उधार काहे रखे, वो यहाँ पे डाजी से कहती है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन की ब्लड लाइन ना होती तो फिर तुम यहाँ पे अटकी हुई होती। इसके बाद वो डाजी से कहती है कि बस मुझे मेरा जुन्नवे लौटा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। उसी टाइम में जुन्नवे थोड़ा सा पर्दा हटा के देखता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि एक नई परेशानी आ जाती है। कुछ लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर लिया था, ताइसी उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों को यहाँ पे कैंगलाइन एम्परर ने भेजा है क्या। उसी टाइम पे एक पहाड़ जैसा बंदा आगे आता है और आगे से चीखते हुए कहता है कि उसका नाम यू चिलियान है और कैंगलाइन एम्परर उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर तुम लोग किसी को दोष देना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे सिर्फ जुन्नवे को दोष देना चाहिए, क्योंकि उसके सर के ऊपर इतनी भारी भरकम बाउंटी जो लगी हुई है। ताइसी को यहाँ पे यू चिलियान के बारे में बता था क्योंकि उसने यहाँ पे सॉलन को हराया था और कुछ कल्टीवेटर्स को भी जो कि यहाँ पे पावर हाउस माने जाते थे गोल्डन कोर रियलम के। इस पे यू चिलियन आगे से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो। ताइसी उसे कहता है कि यहाँ पे 5th प्रिंस पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए तुम्हारे पवेलियन को इस मिशन के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। इस पे यू चिलियन आगे से कहता है मर गया यार, पैसे दो यार हमारे, हम लोग क्या करेंगे फिर। इस पे जुन्नवे बाहर निकलता है और आगे से कहता है कि ज्यादा सोचो नहीं, हम उसे मार के पहले ही
गली में फेंक चुके हैं, पता नहीं दफन किया होगा कि नहीं। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पहाड़ से भागते हुए एक बंदा नीचे आता है जो कि डार्क आउल था। असैसिन लीडर उसे पहचान लेता है। डार्क आउल उसे कहता है कि वो मारा जा चुका है क्या। इस पे असैसिन लीडर आगे से कहता है हाँ वो मारा जा चुका है, जुनवे ने उसे मार दिया। बेहतर यही रहेगा कि तुम इस मामले में उसे और ज्यादा ना घसीटो और ना ही उसके मामले में पड़ो। लेकिन डार्क आउल आगे से कहता है लेकिन उसे किसी भी कीमत पे इस टास्क को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। इसके बाद वो यू चिलियन और बाकी लोगों से कहता है खड़े क्या हो बे, पैसे के लिए से देता हूँ, हमला करो। वहीं पे हम लोग जुनिवे को देखते हैं जो कि फाहाई से कहता है कि आप क्या देख रहे हैं, जल्दी से जाइए, हमला करिए और मारिएगा किसी को नहीं, बस एक ऐसा खतरनाक ब्लो मारिए कि साला इनके कान के पर्दों के साथ साथ मुंड भी फट के चार हो जाए, क्योंकि फाइनल ब्लो मैं मारूंगा, खत्म इन्हें मैं करूंगा, अलविदा मैं इनसे कहूंगा। इसके लिए फाहाई तुरंत मान जाता है और उसी पे यू चिलियन आगे से कहता है बढ़ो और ऊपर से टकले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे सामने खड़े हो जाओगे तो फिर हम तुम्हें बख्श देंगे क्योंकि तुम बुजुर्ग हो। इस पे फाहाई आगे से यहाँ पे गोल्डन बाउल का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने कई सारे लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे आफ्टर लाइफ में भेजने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फाहाई यहाँ पे जैसे ही गोल्डन बाउल का इस्तेमाल करता है तो गोल्डन बाउल की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि चिलियन और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी घुटनों के बल नीचे गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा पगला जाते हैं। इसके बाद इनके अंदर इतना गुदा नहीं था कि ये दोबारा खड़े होकर कुछ भी कर सके। फाहाई यहाँ पे जुनिया से कहता है कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आपकी बारी है, जाइए जाके सर फोड़ दीजिए सालों का। इसके बाद जुनिया आगे से रेतीली पंछी बाहर निकालता है और खटाखट एक एक करके हर एक कल्टीवेटर को मारने लगता है और धड़ाधड़ करके एक्सपीरियंस पॉइंट बटोरने लगता है। सत्य में फाहाई ने यहाँ पे डार्क आउल को भी लपेट लिया था, ये कहते हुए कि तुम बहुत ज्यादा उड़ते हो ना साला, मैं तुम्हें आज सूरज दिखाता हूँ, तुम रात में उड़ना छोड़ दोगे। इसके बाद हम लोग डार्क आउल को देखते हैं जो कि जुनिवे से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं डार्क पवेलियन के एल्डर का बेटा हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर इसका मतलब यही है कि तुम यहाँ पे डार्क नाइट पवेलियन को उंगली कर रहे हो, उन्हें ऑफेंड कर रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब तुम्हारा धंधा है यहाँ पे काटने मारने का है तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि तुम भी मारे जा सकते हो। लेकिन जुनिवे उसकी बकवास को सुनता और उससे कहता है चल चल, जिसके बाद उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। लेकिन डार्क आउल ये सब कुछ मजाक में नहीं कह रहा था, क्योंकि उसके मरने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ तो रिलीज होता है और फाहाई जैसे उस चीज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जुनिवे पीछे मुड़ के यहाँ पे फाहाई से पूछता है कि वो क्या चीज थी। इस पे फाहाई जुनिवे को बताता है कि वो ब्लड लाइन मार्क था, एक लैंड गॉड कल्टिवेटर रियलम का। अगर उनका डिसेंडेंट मारा जाता है तो फिर ब्लड लाइन मार्क यहाँ पे ट्रांसमिट होके डिसेंडेंट के लास्ट मोमेंट को उस कल्टिवेटर के पास पहुंचा दिया जाता है जो कि मार्क लगाता है। डजी आगे से बताती है अगर यहाँ पे इस ब्लड लाइन मार्क का लेवल यहाँ पे लैंड गॉड रियलम है तो फिर जिसने भी यहाँ पे इसे कास्ट किया होगा उसका रियलम लैंड गॉड रियलम से भी ज्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि साला वो डार्क नाइट सेक्ट का एक एल्डर है। इस बात की संभावना इस बात से काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि जुनिवे ने यहाँ पे पूरी डार्क नाइट पवेलियन को ही अपना दुश्मन बना लिया है। लेकिन जुनिवे का ईगो और एरोगेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। ये आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन रहता है, अगर मैं उसे नहीं मारता हूँ तो फिर मैं मारा जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मेरे खिलाफ कुछ भी करता है तो फिर वो मारा जाएगा, पहले अपनी कल्टीवेशन देख, गोल्डन को रियलम पे है। इसके बाद वो बाकी लोगों से कहता है कि हम लोगों को सफर शुरू रखना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों के अंदर कंपटीशन शुरू होने वाला है। और जुनिवे अपने मन के अंदर सोचता है कि सबसे जरूरी चीज इतने समय यही है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़ाए। इसके बाद हम लोग किसी अननोन जगह को देखते हैं। बेसिकली वो जो ब्लड लाइन मार्क था वो उड़ते उड़ते यहाँ पे डार्क आउल के फादर के पास आ जाता है। इसके बाद वो जैसे उस मार्क को अपने माथे के साथ छुआते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे डार्क आउल की जो आखिरी मेमोरी थी वो दिख जाती है कि कैसे यहाँ पे जुनिवे ने डार्क आउल को मारा था गोली दाग के। जिसपे ऑफकोर्स यहाँ पे डार्क आउल के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो चीखते हुए कहता है कि जिन कमीनों ने मेरे बेटे को मारा है मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इसके बाद वो चीखते हुए यहाँ पे इविल ड्रैगन नाम के एक बंदे को बुलाता है और उससे कहता है कि डार्क आउल मारा जा चुका है और एक किलर यहाँ पे वाइट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन का रियलम है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार गिराओ। उसका एक सबऑर्डिनेट भी है जो कि यहाँ पे ओल्ड मॉन्क है और वो यहाँ पे विदरिंग पाम आर्ट्स का इस्तेमाल करता है। वो पक्का ये हुआ टेम्पल से ही होगा, जाओ और जाके इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। मैं यहाँ पे उसका फायदा उठाऊंगा उसके पूरे टेम्पल को बदनाम करने के लिए, फिर देखूंगा कि उनकी क्या औकात है। जिसपे इविल ड्रैगन तुरंत बात मान लेता है और यहाँ से खिसक लेता है। इसके बाद हम लोग जुनिवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे मॉन्क से कह रहा था कि यार मैं तुम्हारा टकला चूमता हूँ, तुम मुझे अपनी टेक्निक सिखा दो जो तुमने अभी इस्तेमाल की थी। लेकिन फाहाई मना कर देता है ये कहते हुए कि उनकी जो पाम टेक्निक है वो एक्सप्लोसिव है, सिर्फ ये हुआ टेम्पल के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर वालों को ये सीखने नहीं दी जाती है। क्योंकि जुनिवे बेचारा अब इसमें कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि रूल्स आर रूल्स। इस पे नैन है यहाँ पे जुनिवे से कहती है अगर वो आपको टेक्निक नहीं सिखाना चाहता है तो फिर मैं आपको सिखा देती हूँ। इस पे जुनिवे उसे कहता है कि तुम मुझे कौन सी टेक्निक सिखाओगी। डिमोनिक लैंड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, इंसान यहाँ पे किसी भी डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे ड्रैगन कहना चाहता है लेकिन ट्रांसलेटर माल फूक के बैठा है तो उसने डिमोनिक लिख दिया। मैं क्या हूँ, मैं हूँ भाई ऑटो करेक्ट, बस यही मेरा काम है। क्योंकि नैन हाई भी आगे से ये नहीं कहती है कि वो यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स को सीख सकता है, बल्कि वो ये कहती है कि तुम सीख सकते हो। और वो जुनिवे को बताती है कि वो यहाँ पे जुनिवे को फिजिकल रिफाइनिंग आर्ट्स सिखाएगी जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को यहाँ पे एक ड्रैगन जितना स्ट्रॉन्ग बना देगा। देखा, मैंने बोला ना कि मैं क्या हूँ, ऑटो करेक्ट। ट्रांसलेटर का हागा हुआ साफ करना मेरा काम है। इसके बाद नैन
है, बस अपनी एक उंगली को छूते ही वो यहाँ पे जिन्नोवे को अपनी टेक्निक सिखा देती है। ये कौन सी निंजा टेक्निक है भाई, ये तो मुझे भी चाहिए कि साला कितना मैं अपने माथे पे छूं और मुझे सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, सॉरी आंसर्स। इसके बाद मुझे यहाँ पे फिजिक्स वाला की ऐड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साला खाने आने बैठो तो पहले पढ़ाई के बारे होती है। बच्चों नीट और जेई क्रैक करना आसान है, बस मेहनत लगती है। जब मेहनत लगती है तो आसान किस बात का है भी। सॉरी यार, मैं फर्स्टेड हूँ, खाना खाने बैठा था भाई, थक के आराम से दिमाग खराब कर दिया यूट्यूब ने। खाना खा लिया लेकिन ऐड नहीं खत्म हुई। अब मैं यूट्यूब को गाली दे नहीं सकता, उनसे मेरा निजी रिश्ता है, इसलिए जिनकी ऐड देखी उन्हीं पे ही गुस्सा निकाल रहा हूँ। यूट्यूब MKC तुम्हारी 3 बार। फिर इसके बाद हम लोग जिन्नोवे को देखते हैं, जो कि यहाँ पे टेक्निक जब सीखना शुरू करता है तो फिर एक दूसरी दुनिया के अंदर ही आ जाता है। सिस्टम यहाँ पे जिन्नोवे को बताता है कि जिन्नोवे ने यहाँ पे एशियन फिजिकल रिफाइनिंग आर्ट का एक फ्रेगमेंट अपने अंदर ले लिया है, जिसका नाम है इंडिस्ट्रक्टेबल होली बॉडी। क्योंकि जिन्नोवे ने यहाँ पे पहली बार कोई एशियन मार्शल आर्ट्स को यहाँ पे ओबिटेन किया है, यानी कि हासिल किया है, तो फिर उसे यहाँ पे डीमन एंड गॉड समन करने का मौका दिया जाता है। जिन्नोवे हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो इंडिस्ट्रक्टेबल होली बॉडी आर्ट है वो यहाँ पे 5 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पे इस बॉडी का फर्स्ट लेवल यहाँ पे सभी पॉइजन से इम्यूनिटी है, यानी कि इसे पहले पॉइजन के अंदर बैठ के अपनी छाती के अंदर लेना पड़ेगा, जिसके बाद यहाँ पे उन सभी पॉइजन से इम्यून हो जाएगा। सेकंड लेवल यहाँ पे स्टील स्केलेटन है, यानी कि बॉडी को इतना कूटो कि साला वो लोहा बन जाए। मेरे घर पे आ जाओ, मम्मी यहाँ पे फ्राइडन से मारती है, खन्न से आवाज आती है, वो भी खोपड़ी के ऊपर, कि बच्चा दिमाग से अधमरा हो जाए लेकिन शरीर से ना हो, मजदूरी तो कर ही लेगा। सेकंड लेवल यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी थी, यानी कि बॉडी के ऊपर कैसे भी अटैक करो बॉडी को कुछ भी नहीं होगा, एक खरोच तक नहीं आएगी, बिल्कुल मेरे नुन्नू के तरीके। खैर इसके बाद फोर्थ लेवल यहाँ पे हरकुलिस स्ट्रेंथ था, यानी कि बॉडी के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम 2 पहाड़ उठा दोगे और उन्हें दोबारा नीचे रख दोगे, और क्या करोगे भाई, आसमान में थोड़ी ना फेंकोगे। और फिर फिफ्थ एंड द फाइनल फॉर्म थी वन विद द वर्ल्ड, यानी कि प्रकृति के साथ मिल जाओ। सबसे आसान तरीका है 2 बार गांजा फोक लो और पड़े रहो, बस प्रकृति के साथ मिल गए। मैंने भी ये ट्राई किया था, अगले दिन नाले में मिला था, मम्मी लेके आई थी घर मुझे। हाँ इसके बाद नलाया भी था भाई, और जो प्यार से उन्होंने मेरी पीठ साफ की, छिलने की निशान अभी भी है, बट स्टिल आई लव माई मदर। मैं अपने खानदान को क्यों घसीट रहा हूँ इसमें, सॉरी अब जोकिंग नहीं करूंगा। जिनमें हम लोगों को बताता है कि ओरिजिनली यहाँ पे 2-3 लेवल और भी थे, लेकिन समय के साथ साथ वो गायब भी हो गए, बिल्कुल हमारी उम्मीदों की तरह कि कभी गर्लफ्रेंड में मिलेगी। ये लास्ट था पक्का। खैर इसके बाद वो नैन हाई से कहता है शुक्रिया भाई ये स्किल सिखाने के लिए, जिसपे नैन हाई आगे से कहती है कि वो भी काफी ज्यादा खुश है यहाँ पे जिन्नोवे की मदद करके। वहीं पे जिन्नोवे अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने यहाँ पे डार्क नाइट सेक्ट को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उंगली कर दिया, एकदम घुसा ही दी है अंदर तक, तो वो लोग पक्का यहाँ पे फ्यूचर में जिन्नोवे को भी उंगली करने के लिए आएंगे, इसलिए उसे यहाँ पे एक गॉड को दोबारा समन करना पड़ेगा तो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और साथ में उसे यहाँ पे नैन हाई ने एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट भी दे दी है, जिसकी मदद से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसके बाद वो यहाँ पे अपने गॉड को समन कर देता है, जिसके बाद दोबारा हु इज द पोकेमॉन हमें इसकी लॉयल्टी बताई जाती है, तो इसकी लॉयल्टी एकदम मैक्सिमम थी। और जिन्नोवे अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं इस बार ये कौन सा प्राणी निकलेगा, खैर जैसा भी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद ये लोग एक और गली से गुजर रहे थे, तो गली के अंदर भाई हड्डियां पड़ी थी। वल्चर गरुड़ ही कहते हैं ना हिंदी में, उसकी भाई पार्टी है यहाँ पे, वो भाई फोन करके बुला रहा है कि आओ यार दोस्तों माल बड़ा इधर, हफ्ता भर उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट भर खाएंगे यहीं पड़े रहेंगे। वहीं पे जिन्नोवे आगे से ताइसी से पूछता है कि यहाँ पे हड्डियों का मेला लगा रहता है क्या, इतनी ज्यादा हड्डियां काहे पड़ी हैं। इस पे ताइसी आगे से बताता है कि इस इलाके में कई सारे डिमोनिक बीस्ट भरे पड़े हैं, एकदम भरे पड़े हैं अवधा, लेकिन नैनजाओ किंगडम के यहाँ पे जो मार्शल मास्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्हें एकदम पालतू कुत्तों की तरह पालते हैं और इनका एकदम मस्त तरीके से ख्याल रखते हैं। लेकिन उनकी इस मौज की वजह से कई सारे डिमोनिक बीस्ट यहाँ से भाग में निकलते हैं और कई सारे सिटीज के अंदर केओस मचाते रहते हैं, इसीलिए कैंगलैंग किंगडम की भाई फटी रहती है। एक तो वो इन बीस्ट को मार नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे इन बीस्टों को मारने की कोशिश करे तो फिर उनकी इस बात से और फट जाती है कहीं वो जिस बीस्ट को मारने वाले हैं वो नैनजाओ किंगडम का कोई पाला हुआ बीस्ट न निकल जाए, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन डिमोनिक बीस्ट को रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो एकदम खुला घूमते हैं, जिस वजह से कई सारे सिटीज को यहाँ पे रिलोकेट होना पड़ता है। इस पे जिन्नोवे आगे से कहता है कि इसीलिए यहाँ पे कई सारी गलियां और मकान और सिटीज खाली पड़ी हुई थी। इसके बाद लोग एक दूसरी सिटी के अंदर जाने वाले थे, उसी टाइम पे इन लोगों को एक डिमोनिक बीस्ट वेव की आवाज सुनाई देने लगती है। एक बहुत बड़ी बीस्ट राइड इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही थी, जिसको लीड करने वाला एक बीस्ट किंग भी था, इसलिए जल्दी से ये लोग यहाँ पे सिटी के अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहीं पे हम लोग जिन्नोवे को देखते हैं जो कि वहाँ के गार्ड से पूछता है कि इसी तरीके की टाइड अक्सर हुआ करती है क्या। इस पे सोल्जर यहाँ पे जिन्नोवे को बताता है हाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन जब से यहाँ पे कॉम्पिटिशन की डेट पास आती जा रही है उतने ही तेजी से यहाँ पे किंग ऑफ डिमोनिक बीस्ट नैनजाओ किंगडम से भागने की कोशिश की तलाश में है। आधे पहले महीने हमें यहाँ पे खबर मिली थी कि यैन सिटी के ऊपर एक बीस्ट टाइड ने हमला किया था। वो टाइड इतनी ज्यादा विशाल थी कि कोई भी उसमें सर्वाइव नहीं कर पाया, सबके सब मारे गए। इस पर जिन्नोवे को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे एक्शन लेने का समय आ चुका है। वह पेटेंगो जिन्नोवे से पूछता है कि उसे कुछ करना है क्या, तो जिन्नोवे उसे कहता है कि अभी के लिए नहीं, जब यहाँ पे दरवाजा टूट जाएगा तब तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत है, अभी के लिए तुम चुपचाप बैठो और सिर्फ नजारा देखो। क्योंकि जिन्नोवे यहाँ के सिर्फ रहने वाले लोगों को बचाना चाहता है, न कि कैंगलैंग किंगडम को। इसके बाद डिमोनिक बीस्ट टाइड यहाँ पे शुरू हो जाते हैं और वो सभी गेट के ऊपर डायरेक्ट हमला करे जा रहे हैं। इससे जिन्नोवे को समझ में आ जाता है कि कोई तो पावरफुल बीइंग है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये बिना थके और बिना रुके लगातार हमले करते ही जा रहे हैं, भले इनके सर का यहाँ पे पापड़ बने जा रहा है।
अब उसी टाइम पे हम लोग दूर दराज के इलाके से देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि साले कीड़ो मकोड़ो बीस्ट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथों में डुअल गदा थी और ये भाई गड़ाम गड़ाम बिस्टो के सरों के ऊपर गड़ाम गड़ाम मारते हुए जा रहा था। दरअसल ये जुआनिवे का नया समन गॉड है जिसका नाम यहाँ पे ली युवान बा है, जिसकी रेस यहाँ पे गोल्डन विंग ईगल है जो कि यहाँ पे लैंड गॉड रियलम के लेवल 1 के रियल पे है। इसके बाद टेक्निक्स के बारे में तुम ना ही जानो तो ही बेहतर है, कभी बताते कहाँ है। हालांकि इसकी लॉयल्टी एकदम मैक्सिमम थी। वह जुआनिवे जैसे यहाँ पे युवान बा का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा स्टन हो जाता है, यानी कि हैरान हो जाता है। अब उसी टाइम पे हम लोग युवान बा को देखते हैं जो कि डुअल गदा का इस्तेमाल करते हुए गड़ाम गड़ाम से बीस्ट टाइड के ऊपर हमला करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहा था और जो भी उसके गदा के सामने आता उसकी मुंडी भाई धड़ से अलग हो जाती। इसके बाद वो एक लंबी छलांग मारता है, उसकी छलांग में ही इतने ज्यादा एनर्जी थी कि फोर्स की वजह से जो छोटे मोटे बीस्ट थे वो एकदम दूर ही गिर जाते हैं। उसी टाइम पे एक बियर बीस्ट यहाँ पे सीधा युवान बा का रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो युवान बा उसके मुंह के ऊपर एक गदा दे मारता है और उसका भाई मुंह फोड़ देता है। युवान बा के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने जो छाती चीरी वो सीधा भाई गड्ढे के अंदर बदल गई। जिनमें हम लोगों को बताता है कि युवान बा यहाँ पे गरुड़ा ब्लड लाइन से है, जो पैदा ही गुदवा के आते हैं कि भैया स्ट्रॉन्ग बनना है तो बनना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये गरुड़ा ब्लड लाइन का एक थप्पा है। जिनमें अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा यहाँ पे फ्रंट लाइन जनरल के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है। अगर वो यहाँ पे युनबा को अपने अंडर में ले ले तो फिर वो उसका काफी अच्छे से फायदा उठा सकता है। साले अंडर में क्या ले लेते हैं, ये तो नौकर है। ये भी भाई फ्री टाइम में गांजा फूकता है, मैं बता रहा हूँ अपनी ही चीजें भूल जा रहा है। ताइसी आगे से कहता है अगर वो लोग यहाँ पे युनबा को अपनी तरफ ले ले और उसे बैटल के अंदर छोड़ दे तो फिर युनबा यहाँ पे एक बहुत बड़े वेपन की तरह काम आएगा जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पे जुनिवे उसे कहता है अगर तुमने ये बात कही दी है तो फिर मैं अभी जाके उसे यहाँ पे अपनी साइड पे ले लेता हूँ। लेकिन डाजी जुनिवे को मना करने लगती है ये सब करने से। सबसे पहली बात कि यहाँ पे युनबा के पास एशियन ब्लड लाइन है और उसका ओरिजिन बिल्कुल भी ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। ऊपर से उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे डाजी से ऊपर की है और सबसे बड़ी बात कि वो बंदा एकदम रूथलेस है फाइट के मामले में। वो सीधा लड़ाई धड़ाई पे ही उतर आ जाता है छोटी छोटी सी बातों पे। इसीलिए जुनिवे अगर उसके पास जाएगा तो पिस के ही मारा जाएगा। ऐसा कि पहली बार नान यहाँ पे डाजी की हाँ में हाँ मिलाती है और वो कहती है कि वो बंदा सच में बहुत ज्यादा ब्रूटल है। अगर जुनिवे उसके पास जाता है तो जुनिवे के साथ बहुत बुरा कुछ हो सकता है। और उसी टाइम पे इन लोगों को सामने से एक और बहुत बड़ी आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे बीस्ट किंग की थी। जिससे फाहाई को समझ में आ जाता है कि बीस्ट किंग आने ही वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीस्ट किंग वहाँ पे एंट्री मारता है और वो चीखते हुए कहता है कि तुम कमीने ह्यूमन रेस की हिम्मत कैसे हुए हम जैसे डिमोनिक बीस्ट को मारने की। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिमोनिक बीस्ट कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ जितने भी सोल्जर यहाँ पे जैसे ही डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं तो वो तुरंत बुंड बचा के यहाँ से भाग लेते हैं। डाजी आगे से बताती है कि ये टाइगर किंग यहाँ पे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 10th लेवल पे है। जिस पे दूसरी वाले महिला मित्र आगे से कहती है इसका मतलब यही हुआ कि जिसके पास यहाँ पे डुअल गदा है वो पक्का हारा जाएगा। लेकिन जुनिवे आगे से कहता है ना वो पक्का जीतेगा। इसके बाद हम लोग युवान बा को देखते हैं जो कि टाइगर किंग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं भौंक रहे, साला कान में दर्द कर दिया, उंगली तक नहीं कर पा रहा मैं, इतनी ज्यादा बड़ी उंगली है मेरी, खुजाने में दिक्कत होती है। इस पे टाइगर किंग आगे से कहता है कि मर जाओ जिसके बाद मैं साफ कर दूंगा तुम्हारा कान। जिसके बाद वो अपने हथियार के साथ में युनबा के ऊपर अटैक कर देता है। इस पे युनबा भी आगे से छलांग मारता है और डुअल गदा का इस्तेमाल करते हुए टाइगर किंग के ऊपर गड़ाम सीधे मारता है जिससे एक तगड़ा धमाका होता है और टाइगर किंग दूर जाके गिरता है। और फिर फोर्स की वजह से वो खिसकते खिसकते आधा किलोमीटर दूर चला गया था। तो फिर हम लोग देखते हैं कि टाइगर किंग को कंट्रोल करने वाला कोई और था, वो उसकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ था जो कि पर्पल कलर में है। जिसके बाद ये बाहर निकल के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे पालतू कुत्ते को मारने की, साले टाइगर है वो। लेकिन युवान बा उससे कहता है कि तुम उसके अंदर छुपे हुए थे तो फिर तुम्हें उसी के अंदर ही छुपे हुए रहना चाहिए था, बाहर क्यों आए। इसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि गौर से देखो जिसने तुम्हारे पालतू कुत्ते को मारा अब वो तुम्हें भी मारने वाला है और तुम्हारा नाइटमेयर मर जाएगा। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे उस स्पिरिट के ऊपर भी अटैक करता है और गड़ाम से बोलता है जगह वो पूरी तरीके से। जिन्हें आगे से कहता है कि जैसा कि उम्मीद की थी ये बंदा पूरी तरीके से ब्रूटल है। इसके बाद यहाँ पे युवान बा जुनिवे के पास आ जाता है जिसपे ये सभी यहाँ पे जुनिवे को कवर कर लेते हैं, यही सोचते हुए कि युवान बाप जुनिवे के ऊपर हमला करेगा। लेकिन जुनिवे उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए युनबा के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। इस पे युवान बा आगे से जुनिवे के सामने अपना सर झुका लेता है और उसे बेनिफैक्टर कहते हुए ये कहता है कि अब से वो यहाँ पे उसे फॉलो करेगा। बेनिफैक्टर मींस एहसान करने वाला। जुनिवे ने कभी यहाँ पे युवान बाबा की मदद की होगी तो वो एहसान चुकाने के लिए आया है बस। इस पे आसपास पे जितने भी लोग थे वो सभी हैरान ही हो जाते हैं कि ये वैसी दरिंदा भी जो कि यहाँ पे इतना पावरफुल है जो वान्युवे का सबऑर्डिनेट बनना चाहता है। क्या इस ब्रूटल गॉड के साथ में यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम कियानुवे किंगडम के खिलाफ फाइट भी कर सकता है? ये तो सलाह पहली बारी में ही हार जाएंगे। वहीं पे हम लोग जुनिवे को देखते हैं जो कि युवान बा से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे उम्मीद की थी तुम एक ग्रेट जनरल हो, तुमने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसी टाइम पे नाइन हाई आगे बढ़ती है और वो जुनिवे से कहती है सॉरी युवान बा से पूछती है कि वो यहाँ पे जुनिवे को बेनिफैक्टर क्यों कह रहा है। जिस पे युवान बा आगे से बताता है कि जब वो छोटा हुआ करता था और बेघर था और उसके पास खाने को खाना नहीं था तब जुनिवे ने उसे खाने के लिए कुछ दिया था। अगर जुनिवे उस दिन कुछ खाने के लिए ना दिया होता तो वो पक्का मारा जाता और अब तक इतना पावरफुल ना बन पाता। इस पे जुनिवे यहाँ पे युवान बा से कहता है कि ऐसा ना कहो यार, वो सब कुछ होता रहता है, मदद करना हमारा अधिकार है इंसानियत के नाम पे। और वो मन के अंदर सोचता है कि सिस्टम यार तुमने तो गोचंग को भी फेल कर दिया मैनिपुलेशन के मामले में, मैं
साला आज तक इससे कभी मिला नहीं, लेकिन मैंने इसकी मदद की थी, मुझे भी नहीं पता है कब। खैर इसके बाद वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे वो सभी यहाँ पे जिनवे के सामने अपने गुंडा टेक देते हैं। ये सभी कैंगलैंग किंगडम से ही आते हैं, लेकिन यहाँ के रेसिडेंट है, यानी कि रहने वाले हैं। दरअसल ये सभी यहाँ पे युआनबा और जिनवे को शुक्रिया कह रहे थे बीस्ट को मार के इनकी जान बचाने के लिए, लेकिन युआनबा आगे से कह देता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, वो साले रास्ते के बीच में आ रहे थे तो उन्हें मार दिया, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को बचाने का। लेकिन जिनवे उससे कहता है कि इतना भी ना बोलो, चलो अंदर चल के चाय पीते हैं। इसके बाद हम लोगों को बता दिया जाता है कि कैंगलैंग किंगडम के अंदर ली युआनबा वाली बात पूरी तरीके से फैल गई कि उसने अकेले यहाँ पे पूरी डिमोनिक बीस्ट को धाराशाही कर दिया, और हर कोई यहाँ पे ली युआनबा के लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार था कि उसने यहाँ पे उन लोगों को बचा लिया। और उसी टाइम पे पूरे कैंगलैंग किंगडम के अंदर ये खबर दौड़ रही थी कि जिनवे को पे 10,000 स्पिरिट स्टोन का रिवॉर्ड देने का वादा किया गया और साथ ही में उसे यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी दी गई है, बेसिकली टाइटल दिया गया है मास्टर ऑफ द टाइगर किंग। इसी वजह से जिनवे की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे टॉप 5 सेक्ट से भी ज्यादा हो चुकी है। डाजी यहाँ पे जिनवे को बताती है कि नेंजो किंगडम के अंदर 4 बड़े सेक्ट आते हैं और उनमें से एक स्टार सेक्ट भी है। अफवाह के मुताबिक उन सभी के जो हॉल मास्टर्स होते हैं वो इजिली किसी भी किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर वो यहाँ पे लैंड गॉड जितने ताकतवर हैं तो। और वो जिनवे से पूछती है कि तुम्हारी फटी हुई है, इस पे जिनवे आगे से कहता है कि मेरी कैसे फटी होगी यार, मैं साला एक किंग बनने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे कियानवे किंगडम को लीड करके नेंजो किंगडम को सरपास करना है, क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग मेरे पीछे आते हैं, अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे उन्हें मारना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन उसी टाइम पे इन लोगों को यहाँ पे एकदम भीषण बदबू आती है, इनका भाई मुंह बन जाता है। जिनवे ऊपर से भागते हुए कहता है किसने पात दिया यार, तो ताइसे उसको बताता है कि सामने से बहुत ही अजीब धुआं आ रहा है। इस पे ली युआनबा आगे बढ़ता है और वो जिनवे को बताता है कि ये 3rd फेज वेनम स्नेक है जो रास्ते को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और वो जिनवे से कहता है कि मैं अभी जाके इसे साफ कर देता हूँ। लेकिन जिनवे यहाँ पे युआनबा के साथ ही जाता है। दरअसल इंडेस्ट्रक्टेबल होली बॉडी का फर्स्ट लेवल यहाँ पे बॉडी की मदद से पॉइजन की मदद से यहाँ पे बॉडी को स्टिमुलेट करना था, जिससे यहाँ पे बॉडी थोड़ा सा टेम्पर होगी और जिनवे आसानी के साथ यहाँ पे फर्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है वेनम स्नेक की मदद से। वही पे जिनवे ली युआनबा से पूछता है कि उसने सुना था कि अगर कोई पावरफुल डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे अकेले किसी चीज के लिए अपीयर होता है तो वो किसी तरीके के ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो ली युआनबा से पूछता है तुम्हें क्या लगता है, जिसपे ली युआनबा आगे से बताता है कि हाँ ये बात सही है, वो वेनम स्नेक यहाँ पे ब्लैक पॉइजन फ्लावर को गार्ड कर रहा है और वहाँ पे 4 कल्टीवेटर हैं जो उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ली युआनबा यहाँ पे लैंड गॉड रियलम पे है तो वो काफी दूर तक आसानी के साथ देख सकता है, यहाँ तक कि सूंघ भी सकता है, उसके सारे सेंसर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हैं। इसके बाद हम लोग उस वेनम स्नेक को देखते हैं जो कि यहाँ पे 4 कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रहा था और वो इनके ऊपर भारी ही पड़ रहा था। वेनम स्नेक इन लोगों के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करता है तो वो पॉइजन इन लोगों के लिए काफी ज्यादा था, इसलिए वो झटके में दूर ही गिर जाते हैं। अब उसी टाइम पे ये लोग यहाँ पे जुआन हुए और ली युआनबा को देखते हैं, जिसको देख के ये लोग पूछते हैं कि अब ये कौन आ चुके हैं। इसके बाद जिनवे की नजर यहाँ पे उस पॉइजनस फ्लावर के ऊपर पड़ती है जिसको वो वेनम स्नेक गार्ड कर रहा था। जिनवे यही सोचता है अगर वो इस पॉइजन का इस्तेमाल करे तो फिर वो यहाँ पे काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके बाद जिनवे उस पॉइजनस फ्लावर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी उसे कहते हैं कि आगे न बढ़ो, तुम मारे जा सकते हो। वेनम स्नेक भी जिनवे को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो वो उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करता है, लेकिन ली युआनबा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसकी पूंछ को ही पकड़ लेता है और वो वेनम स्नेक से कहता है कि कुछ ज्यादा ही जोशीले हो, जिसके बाद वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वेनम स्नेक के स्केल्स को चीर के उसके शरीर के अंदर अपनी उंगलियां घुसा देता है। इसके बाद वो वेनम स्नेक को उठा के दूर पटक देता है, एकदम दूर। इसको देख के ये सभी कल्टीवेटर्स की चीख निकल जाती है। ये अपने मन के अंदर कहते हैं ये क्या है, साले ने उसे उठा के दूर फेंक दिया और उंगलियों को ऐसे चीर दिया जैसे कि मक्खन हो। जिसके बाजू में उस पॉइजनस फ्लावर के पास पहुंच जाता है तो एकदम भीषण जहरीला था ये। जिसके बाजू में उस फ्लावर के पास ही बैठ जाता है और वहीं पे ही कल्टीवेट करने लगता है अपनी इंडेस्ट्रक्टेबल होली बॉडी को। ये कल्टीवेटर तो आगे यही कहते हैं कि साला ये यहाँ पे ब्लैक पॉइजन फ्लावर का इस्तेमाल कर रहा है कल्टीवेट करने के लिए, जो कि यहाँ पे एल्केमी के लिए एकदम प्रीशियस मटेरियल है। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बंदा अगर यहाँ पे पॉइजन को इनहेल करेगा तो ये तुरंत ही मारा जाएगा। वहीं पे जिनवे को समझ में आ जाता है कि इंडेस्ट्रक्टेबल होली बॉडी को कल्टीवेट करना इतना ज्यादा टफ क्यों होता है। अब ये पहला ही लेवल है, लेकिन इसके बावजूद वो जैसे जैसे पॉइजन को इनहेल करते हुए जा रहा है भाई को ऐसा दर्द हो रहा है कि कोई उसके गोटे दबाए दे रहा है, मतलब एकदम अनसहनीय दर्द कि एक साथ 10,000 कीड़े उसे नोचे ले रहे हैं। लेकिन उसे इस पूरे पॉइजन को इंड्योर करना ही था, इसलिए वो जैसे जैसे यहाँ पे पॉइजन को इनहेल करता जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे लम्स बनने लगते हैं, बेसिकली फोड़े। लेकिन वो फिर भी बैठा ही रहता है क्योंकि बॉडी को टेम्पर करना ही करना है। साथ में जिनवे यहाँ पे ये भी सोचता है अगर वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बन जाता है तो फिर शायद से उसके पास चांस रहेगा कि वो अर्थ पे वापस जा सकता है अपने मदर एंड फादर से मिलने के लिए। ये पहली बार था कि कोई साला इनकार्नेटर ये कह रहा है कि उसे वापस अर्थ पे जाना है चाइनीज मानवा के अंदर। बाकी मांगा और जापानीज मांगा के अंदर तो ये होता ही रहता है कि कोई भी वापस जाना चाहता है, यहाँ पावर नहीं मिली भाग चलो वापस। खैर इसके बाद जिनवे इसी तरीके से बैठा रहता है और कल्टीवेट करते करते वो यहाँ पे गोल्डन कोड रियलम के 3rd स्टेज पे आ जाता है, जिसपे ये लोग हैरान ही हो जाते हैं कि इसने यहाँ पे मैनेज कर लिया खुद को सैक्रिफाइस करते हुए और यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर दिया। साथ में जिनवे यहाँ पे होली बॉडी इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी की फर्स्ट लेवल को भी अचीव कर लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने स्टेटस को देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि अगले स्टेज पे
पे जाने के लिए उसे यहाँ पे 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसे यहाँ पे अलग अलग तरीके के काम करने पड़ेंगे। जिसके बाद वो खड़ा होता है और उन लोगों की तरफ देखता है तो वो गए नहीं हुए थे। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग जिंदा तो हो ना, तो फिर चले क्यों नहीं गए। जिसपे एक बंदा यहाँ पे जिन्होवे से कहता है कि उसने देखा है कि जिन्होवे कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, तो वो उसके साथ दोस्त बनना चाहता है। जिन्होवे उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने ट्रेजर मुझसे चुराने की कोशिश क्यों नहीं की। जिसपे वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि लड़ पाते तब तो चुरा लेते, और वो आगे से कहता है कि ताकतवर को ही ट्रेजर मिलता है, तो फिर वो लोग इस चीज को हिट थोड़ी ना करेंगे। उसी टाइम पे एक मोटा बंदा यहाँ पे जिन्होवे को बताता है कि उसने यहाँ पे पूरे पॉइजन को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन फूल पीछे छूट गया है। क्या वो लोग फूल इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए किया जा सकता है। उनके फैमिली मेंबर बीमार है, शायद से वो लोग इस पॉइजन की मदद से एक मेडिसिन बना सकते हैं। जिन्होवे आगे से कहता है कि तुम लोग इसे रख सकते हो। जिन्होवे अपने मन के अंदर यही सोचता है कि इतने पाप किए को पुण्य ही कर देता हूँ, साथ से पाप का घड़ा धीरे भरेगा। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे जिन्होवे को अपना अपना नाम बताते हैं, और तुम इस बीच वाले को याद रखो जो कि है स्विमिंग सेंग, क्योंकि ये आगे दिखाई देगा। और ये लोग यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम के ही 4 वॉरियर्स हैं। जिसके बाद जिन्होवे उन लोगों को सायोनारा कहता है और वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि अगली बार मिलेंगे तो थोक के दारू पियेंगे। इसके बाद जिन्होवे कैरेज में वापस आता है तो वो नान हाई से कहता है कि वो यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल होली बॉडी के फर्स्ट लेवल को अचीव कर चुका है। जिसपे नान हाई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो जिन्होवे से कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो जितनी जल्दी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेगा। ऐसा लगता है कि ये पूरी बॉडी ही उसके लिए बनी हुई है। जिसपे जिन्होवे की खुशी की वजह से नाक लंबी होने लगती है। इसपे डाजी यहाँ पे जिन्होवे से कहती है कि तुम थोड़ी तो शर्म कर लो, अगर यहाँ पे ली युआन बना होता तो फिर तुम ब्रेक थ्रू कैसे कर पाते उस सांप से लड़ते लड़ते। जिसपे जिन्होवे आगे से आपदा को अवसर में बदलते हुए कहता है अगर यहाँ पे ली युआन बना होता तो फिर डाजी तो होती ही ना उसकी मदद करने के लिए। इस पे डाजी उसे कहती है कि ये जवान कम, थोड़ा सा कल्टीवेशन पे ज्यादा ध्यान दो तो फिर शायद से तुम्हें कुछ कमाल की चीजें मिल सके। देखो डाजी को जिन्होवे से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे यहाँ पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि कैपेबल हो, लायक हो उसके। और तुम्हें पता है कि जिन्होवे की यहाँ पे कल्टीवेशन कितनी लो है। बेसिकली उसकी बर्फी की औकात तो है नहीं है, चला है काजू कतली खाने। बाय द वे आज तो रक्षाबंधन होगा, शायद से 9 तारीख को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई, पता नहीं है। अगर है तो हैप्पी रक्षाबंधन भाई, जाओ जाके जेब ढीली करो। लेकिन तुम तो गरीब हो यार। तुम क्या मैं भी गरीब हूँ साला, मेरे पास देने के लिए पैसे ही नहीं है। लगता है 10 रुपए की लेजेंडरी नोट निकालनी पड़ेगी। खैर इसके बाद हम लोग अगला सीन 2 दिनों के बाद का देखते हैं, और यहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम लीजी था, जो कि यहाँ पे जिन्होवे का इंतजार कर रहा था उसको चैलेंज करने के लिए। खैर जो लीजी नाम का बंदा था, इसने यहाँ पे शॉर्ट स्पिरिट को अवेकन किया था, तो ये खुद को यहाँ पे बाहुबली समझ रहा था, और इसे ये लग रहा था कि यहाँ पे ये जिन्होवे को मसल ही देगा। अब उस टाइम पे एक बंदा यहाँ पे लीजी के पास आता है और उसे बताता है कि जिन्होवे आ चुका है। इस पे लीजी यहाँ पे भागते हुए जिन्होवे के पास जाने लगता है, ये कहते हुए कि आने दो, साले को अभी ही चैलेंज करता हूँ। इसके बाद उसकी नजर जैसे यहाँ पे जिन्होवे के ऊपर पड़ती है तो वो जिन्होवे से कहता है कि कम एंड फाइट विद मी। जिंदगी और मौत की लड़ाई, अगर तुम जीतते हो तो जियोगे और मैं जीतता हूँ तो मैं जीऊंगा। जो भी हारा जाएगा मौत का सामना करा जाएगा। और उसी टाइम पे यहाँ पे जिन्होवे के पास साइड क्वेस्ट भी आ जाती है कि उसे यहाँ पे लीजी को हराना है, इसलिए वो तुरंत चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है और अपनी स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। तो इसे यहाँ पे जिन्होवे को बता देता है कि लीजी ने यहाँ पे शॉर्ट स्पिरिट को अवेकन किया है, तो फिर उसे सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद लीजी यहाँ पे अपने शॉर्ट को बाहर निकालता है और जिन्होवे के ऊपर शॉर्ट स्पिरिट के साथ में अटैक कर देता है। लेकिन जिन्होवे आगे से अटैक कर पाता कि उससे पहले यहाँ पे लीजी का फादर उसके पास आ जाता है, जो कि वही बंदा था जो जिन्होवे से यहाँ पे वेनम स्नेक और पॉइजनस फ्लावर वाली जगह पे मिला था। और वो लीजी से कहता है कि तुम यहाँ पे जिन्होवे के साथ फाइट नहीं करोगे, तुम उसके मुकाबले के नहीं हो, जल्दी से सॉरी बोलो और चलो यहाँ से। इसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे जिन्होवे से कहता है कि मेरा बेटा थोड़ा सा नादान, उसे माफ कर दीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और फिर सुसेंग को जैसे ही पता चला था कि उसका बेटा यहाँ पे जिन्होवे को चैलेंज करने वाला है, तो वो तुरंत यहाँ पे भागते हुए चला आया, क्योंकि सुसेंग को काफी अच्छे से पता है कि जिन्होवे काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उसके बेटे को मार सकता है लाइफ एंड डेथ के डुअल बैटल में। और क्योंकि सुसेंग ने यहाँ पे जिन्होवे के सामने अपना सर झुकाया था और वो यहाँ पे 4 वॉरियर्स कैंगलैंग का हेड था, तो फिर ये उनके लिए काफी ज्यादा शर्म की बात थी। लेकिन जब जान बच रही हो तो फिर शर्म वरम नहीं देखी जाती। लीजी अपने फादर से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। दरअसल लीजी को पता नहीं कि वो किससे भिड़ने वाला है। लीजी के फादर उसे बार बार समझाते हैं अगर तुम लड़ोगे तो फिर तुम मारे जाओगे, वो तुम्हारे मुकाबले का नहीं है। लेकिन लीजी आगे से मान ही नहीं रहा था। तो जिन्होवे यहाँ पे सुसेंग से कहता है कि मैं यहाँ पे फ्रेंडली मैच करूंगा, चिंता न करो, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा नहीं। तो फिर सुसेंग यहाँ पे फाइट के लिए मान जाता है। इसके बाद हम लोग लीजी को देखते हैं और इसे यही लग रहा था कि यहाँ पे जिन्होवे को मसल के रख देगा, इसलिए आगे से चीखते हुए कहता है कि अभी मेरा यहाँ पे डिसाइडेड भी नहीं हुआ, तुम ऐसा क्या दिखा रहे हो कि तुम यहाँ पे जीत चुके हो पहले ही। जिसके बाद वो यहाँ पे शॉर्ट स्पिरिट को दोबारा अवेकन करता है और जिन्होवे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिन्होवे अपने हाथों की मदद से उसके शॉर्ट को पकड़ता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, ऑफ कोर्स इंडेस्ट्रेबल होली बॉडी की मदद से। इसके बाद वो अपने हाथों में यहाँ पे लाइटनिंग को एक्टिवेट करता है। वहीं पे जो पेंटियान की टेक्निक थी 66,000 वर्जन वाली, उसकी वजह से है ये। इसके बाद वो यहाँ पे लीजी के सीने के ऊपर हल्का सा ही हाथ रखता है और झटके की वजह से वो दूर जाके गिरता है और दीवार में जा घुसता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यहाँ के जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लीजी यहाँ पे हारा गया, वो भी एक मूव के अंदर बिना कुछ भी किए हुए, और जिन्होवे ने अपने वेपन तक का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पे लीजी जो था वो यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम के लिए एक बहुत बड़ा जीनियस था और वो लोग उसे यहाँ पे पावरफुल मानते थे। लेकिन अब वो उनके सामने हार चुका है, तो अब जीली की इज्जत जा चुकी
चुकी है। वहीं पे हम लोग लीजी को देखते हैं और इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि यहाँ पे हार कैसे सकता है। हालांकि उसके फादर खुश थे कि चलो कम से कम बेटा तो उनका जिंदा है। जिसके बाद वो जिन्नवे से कहते हैं अगर हम तुमसे दोबारा मिलते हैं तो प्लीज बच्चे के ऊपर दया करके उसे थोड़ा सा जीतने देना। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। जिन्नवे आगे से कहता है इतना डरावना थोड़ी ना हो कि छाती पे कुछ दुआ रखा है कि तुम लोग साला डर के ही भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद वो दोबारा अपने कार्ड के अंदर जाता है और अपने सफर को शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम के प्रिंस को देखते हैं। बेसिकली एम्परर का बेटा और उसका चेला उसे बताता है कि यहाँ पे ज़िली हारा जा चुका है जिन्नवे के हाथों। इस पे प्रिंस आगे से कहता है कि जिन्नवे को सिर्फ यहाँ पे कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। उसने एक झटके के अंदर यहाँ पे फाउंडेशन रियलम के पीक कल्टीवेटर को हरा दिया। उसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो शायद से यहाँ पे गोल्डन को रियलम के अंदर बहुत जल्द ही ब्रेक थ्रू कर सकता है। और वो मन के अंदर सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उन लोगों का यहाँ पे जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि जिन्नवे आगे चल के वहाँ पे कियान्युए किंगडम को भी लीड करेगा। इसलिए वो अपने चेले से कहता है कि वो लोग यहाँ पे जिन्नवे को और ज्यादा ग्रो करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आगे चल के यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस पे चेला आगे से यही कहता है अगर हम लोगों को यहाँ पे जिन्नवे से छुटकारा पाना है तो फिर उन लोगों को यहाँ पे एक नासेंट सोल रियलम का कल्टीवेटर हायर करना पड़ेगा। जिसपे प्रिंस आगे से कहता है अगर उन लोगों को यहाँ पे नासेंट सोल रियलम का कल्टीवेटर चाहिए तो फिर वो लोग यहाँ पे एक ही बंदे को भेज सकते हैं जिन्नवे से पीछा छुड़वाने के लिए। इसके बाद हम लोग जिन्नवे को देखते हैं जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने यहाँ पे एक क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है। और उस क्वेस्ट का नाम जानते हो क्या था? कैंगलैंग किंगडम्स नाइटमेयर। इसलिए उसको यहाँ पे 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जिन्नवे अपने मन के अंदर सोचता है कि आज तो लकी डे है। इसके बाद वो यहाँ पे एक रैंडम ड्रॉ करता है और उसको यहाँ पे एक और नई चीज मिलती है जो कि होता है वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग गैटलिंग गन, यानी कि सब मशीन गन। और ऑफ कोर्स वो इसका इस्तेमाल यहाँ इसके अंदर सिर्फ की को इंजेक्ट करके कर सकता है। जिन्नवे अपने मन के अंदर सोचता है गैटलिंग गन ये कहाँ से आ गई भाई। इसके बाद यहाँ पे गैटलिंग गन को बाहर निकालता है तो हम लोग देखते हैं कि ये मिनी गन थी और कुछ भी नहीं। दिस वन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। अब तुमको सोचो भाई इसकी तरफ आ रहे हैं 10-15 भाई कल्टीवेटर, मतलब भीड़ में एकदम हजारों आ रहे हैं और ये गन के अंदर इंजेक्ट करके की धड़ाधड़ मारे ही जा रहा है। टेंगो यहाँ पे जिन्नवे से पूछता है कि ये किस टाइप का मैजिकल वेपन है। इसे देख के तो यही लगता है कि ये लैंड ग्रेड का है। जिसपे जिन्नवे यहाँ पे टेंगो को बताता है कि इसे यहाँ पे वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग गैटलिंग गन कहा जाता है। अगर उनका सामना किसी बहुत बड़ी डिमोनिक बीस्ट टाइड से हो जाता है या फिर एक एंटायर आर्मी से, तो फिर ये वेपन उनके लिए एक नाइटमेयर की तरह होगा। इसके बाद वो वेपन को दोबारा अपने अंदर स्टोर कर लेता है और मैं दुखी होने के साथ में ये कहना चाहूंगा कि यहीं से ही डेजर्ट ईगल का खेल खत्म होता है। रेतीली पंछी अब हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। या तो जिन्नवे अब से यहाँ पे गैटलिंग गन का इस्तेमाल करेगा या फिर स्पीयर का। आगे के चैप्टर पढ़े हैं ना मैंने। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जिन्नवे को देखते हैं जो कि बड़ा आराम से बैठा हुआ चलते चलते जा रहा था। वहीं पे नैन है उसे ही निहारे जा रही थी। कितना निहारे की नजर लग जाएगी। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे कैंगलैंग डायनेस्टी को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे उसी टाइम पे सामने से कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जिन्नवे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि लुया पायसोवे कैसल का एक लीडर था। बेसिकली ये इस जगह को कंट्रोल करता है। पेताइसी और उसके जितने भी साथी थे वो सभी उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, हमारा रास्ता काहे लिए ब्लॉक किया जा रहा है। जिस पे ली उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन जिन्नवे काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे जिन्नवे को मारना पड़ेगा। इस पे जिन्नवे आगे से कहता है मजाक न करो यार, 2 कौड़ी के लोग और ऊपर से इतने कम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? इस पे लिए उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुंह तुम्हारे स्ट्रेंथ से ज्यादा चलता है। जिसके बाद वो सभी यहाँ पे तीरंदाजी करते हैं और जिन्नवे के ऊपर एरो से शूट करने लगते हैं। इस पे जिन्नवे अपने पास से स्पीयर निकालता है और उन सभी एरोस को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही में वो यहाँ पे लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और जितने भी सोल्जर्स ने उसके ऊपर शूट किया था वो उनके ऊपर बिजली गिरा के उन्हें मार देता है। हम लोग लिए को देखते हैं जिसकी फटके 4 हो जाती है और ये छुपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते जा रहा है। वो लोग किसी भी कीमत पे उसे यहाँ पे जिंदा जाने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद वो पीछे मुड़ के जो नासेंट सोल रियलम का कल्टीवेटर था उसे कहता है कि जल्दी आओ भाई, काहे लिए वहाँ पे चढ़े हुए हो, जिन्नवे को मारो। इसके बाद जो वो सीनियर था यानी कि नासेंट सोल रियलम वाला कल्टीवेटर वो यहाँ पे जिन्नवे के ऊपर पाम अटैक कर देता है। लेकिन उस टाइम पे पलक झपकते ही ली युआनबा सामने आता है और उस कल्टीवेटर का हाथ ही पकड़ लेता है। जिसपे वो कल्टीवेटर आगे से कहता है तू कौन है बे, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? इस पे ली युआनबा आगे से कहता है हाथ अभी तो देखो मैं क्या क्या पकड़ता हूँ। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी थोड़ी सी टाइट करता है तो फिर उस कल्टीवेटर की जो हड्डियां थी वो टूट के बिखर जाते हैं। जिसके बाद वो डुअल गदा उठाता है और गड़ाम से उस कल्टीवेटर के मुंह के ऊपर दे मारता है, जिससे यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर जनरेट होती है कि वो कल्टीवेटर उड़ते उड़ते सीधा पैलेस के अंदर ही जा घुसता है और बस एक ही अटैक के जरिए वो सीनियर यहाँ पे मारा जाता है। जिसपे वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी समझ जाते हैं कि जिन्नवे को कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर हम लोग सुसेंग को देखते हैं जो कि अपने बेटे से कहता है कि देखा इसीलिए मैं तुमको रोक रहा था, कहीं तुम अपनी जान न गवा दो। फिर लीजी भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो मन के अंदर सोचता है अगर मैं उसे लड़ता तो मैं पक्का मारा जाता। और सुसेंग उसे कहता है जब तुम्हारी मुलाकात दोबारा किंग युवे के साथ होगी, सॉरी जिन्नवे के साथ होगी, तो फिर उसके साथ अच्छे से पेश आना। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी भी कीमत पे उसे परेशान न करना और उससे दूरी बनाए रखना। फिर जिन्नवे को ये वाली बात पसंद आई थी कि ली युआनबा ने एक झटके के अंदर ही सब कुछ खत्म कर दिया। फिर ताइसे जिन्नवे से पूछता है कि अब वो लोग आगे क्या करेंगे। इस पे जिन्नवे आगे से कहता है कि हम लोग अभी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को जल्दी में निकलना है, क्योंकि उन लोगों का नासेंट सोल रियलम का कल्टीवेटर
कल्टीवेटर मारा जा चुका है, तब कैंगलैंग किंगडम के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इन लोगों ने अपनी मेन पावर खो दी है। लेकिन उसी टाइम पे जुन्युए की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो भागते हुए यहाँ पे लीये के पास आ जाता है। लीये उसे कहता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो फिर जुन्युए आगे से स्पीयर उठाता है और उसके अंदर घुसा के उसे मार देता है। और जुन्युए अपने लोगों से कहता है कि इसकी बॉडी को यहाँ पे पैलेस के अंदर भिजवा दो और एम्परर से कह देना कि ये जुन्युए की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, और उसे ये भी कह देना कि जब वो वापस आएगा कॉम्पिटिशन से, तब वो यहाँ पे पूरी तरीके से कैंगलैंग किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद हम लोग एम्परर को देखते हैं और उसे जैसे ही पता चलता है कि जुन्युए ने बड़ी आसानी के साथ दरवाजे को पार करके निकल गया, और जाते जाते उसने यहाँ पे लिए और उन लोगों के नासन सोरेलम के कल्टीवेटर को भी मार गया। इस पे प्रिंस आगे से कहता है कि उसका सबॉर्डिनेट जो कि यहाँ पे हैमर्स लिए हुए था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने बस एक स्मैश के अंदर ही यहाँ पे नासन सोरेलम के कल्टीवेटर को मार दिया और यहाँ तक कि पूरी सिटी वॉल को भी एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद उसने यहाँ पे लिए की पूरी बॉडी यहाँ पे पैलेस में भिजवा दी और आपसे ये कहने के लिए कहा कि जब वो कॉम्पिटिशन से वापस आएगा तो वो यहाँ पे कैंगलैंग किंगडम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसपे एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपनी पावर्स को यहाँ पे रिलीज करने लगता है। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर चीखते हुए कहता है कि तुम में से किसी के अंदर इतना भी गुदा नहीं था कि कोई उसे कुछ कह पाता। वो यहाँ पे आता है और तुम्हारे पैलेस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की बात करता है, लेकिन तुम में से कुछ बोल ही नहीं पाता। क्या तुम सबके सब कायर हो क्या इस किंगडम के अंदर कोई भी नहीं है? उस टाइम पे प्रिंस अपने बाप से कहता है कि उसके पास एक प्लान है। उसने बोला है कि वो यहाँ पे पैलेस को डिस्ट्रॉय करेगा जब वो कॉम्पिटिशन से वापस आएगा, इसलिए वो लोग यहाँ पे कुछ ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो कॉम्पिटिशन से वापस ही नहीं आ पाएगा। उन दोनों को ही पता है कि यहाँ पे ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन पूरी तरीके से नॉर्मल होता है और कई सारे जीनियस और यहाँ तक कि पावरफुल लोग इसके अंदर मारे जाते हैं। भले जुन्युए इन लोगों के किंगडम के अंदर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉम्पिटिशन के अंदर वो कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अगर वो लोग यहाँ पे लीजे के ऊपर रिलाय करते हैं और कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं कि वो कॉम्पिटिशन के दौरान में जुन्युए को मरवा दें, लेकिन प्रिंस अपनी बात पूरी कह पाता कि उसे पहले यहाँ पे एक मिलिट्री जनरल आता है जो कि आगे से बताता है कि लीजे यहाँ पे जुन्युए के यहाँ तो पहले ही आ चुका है और उसका बाप जो कि यहाँ पे 4 वॉरियर्स ऑफ कैंगलैंग है वो यहाँ पे जुन्युए के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। जिसपे एम्परर यहाँ पे प्रिंस से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर सभी चीजों का जिम्मेदार यहाँ पे प्रिंस है, उसे ही सभी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी कि जुन्युए से कैसे छुटकारा पाना है। और एम्परर यहाँ पे प्रिंस से कहता है कि तुम यहाँ पे कैंगलैंग के प्रिंस हो, ये तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। इस पे प्रिंस भी आगे से यही कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि जुन्युए हमेशा के लिए कॉम्पिटिशन में ही फंसा रहे, वहां से कभी भी बाहर ना आए। इसके बाद अगला सीन 5 दिनों के बाद का होता है और लोग यहाँ पे उस जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला था, बेसिकली नैंजो किंगडम के अंदर। जिसके बाद जुन्युए की नजर एक बॉल के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पे चीजों को स्कैन कर रहा था। अब इसके बारे में ये लोग बात करते हैं। अब बेसिकली ये डेटा सेव एंड एनालाइज वाला सिस्टम था, मदर और सन और इसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, मैंने पढ़ चुका है तो स्किप दिस। लेकिन उसी टाइम पे जुन्युए की नजर यहाँ पे कुछ गार्ड्स के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे थे। वो इनएप्रोप्रिएटली यानी कि गलत तरीके से लड़कियों को छू रहे थे, सिर्फ इस बहाने पे कि लाओ मैं तुम्हें चेक कर लूं। जुन्युए यहाँ पे फाहाई से कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना कि यहाँ के सोल्जर्स इस हद तक करप्ट हो चुके हैं। जिसपे फाहाई आगे से कहता है हाँ, साला नैंजो किंगडम यहाँ पे लगातार करप्ट होते ही जा रहा है। और जुन्युए यहाँ पे नैन है और डाजी की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये साले इनके ऊपर भी हाथ मारने की कोशिश करेंगे और मैं इन्हें कैसे हरास होने दे सकता हूँ। इसके बाद हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि महिला मित्र की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि यहाँ आओ मैं तुम्हें चेक करूँ। फिर जुन्युए को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे इन चीजों से कैसे छुटकारा पाना है। हम लोग दूसरे महिला मित्र को देखते हैं जो कि लाल वाली की मदद करने के लिए आ रही थी, लेकिन ये जवान उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि वो लोग यहाँ पे नैंजो किंगडम को एकदम दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोग यहाँ पे थोड़ा भी बवाल करेंगे तो फिर इन्हें कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन लोगों को ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। इसके बाद ये कहता है कि किससे शुरू करते हैं, ये कैसा इन्फेक्शन है बे। इसके बाद जुन्युए आगे बढ़ता है जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोग रॉयल गॉड हो, लेकिन इस तरीके से लोगों को हरास कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? जिसपे वो गॉड आगे से कहता है कि तुम यहाँ की गरिमा की बेइज्जती कर रहे हो। जिसपे जुन्युए आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी से हो, हम लोग छोटे मोटे किंगडम से हैं, हम लोग कैसे तुम लोगों को यहाँ पे कुछ कह सकते हो? तुम हमें इस तरीके से बुली करोगे, हम लोग सहते रहेंगे। लेकिन इस सोल्जर को भी समझ में नहीं आता, ये फिर भी यहाँ पे हाथ डालने की कोशिश करता है। तो महिला मित्र तुरंत यहाँ पे जुन्युए के पीछे छुप जाती है। तो वो सोल्जर आगे से कहता है कि छुपने की कैसे की, आई हेट दिस थिंग, ऐसी चीजें मेरी भाई गुद्दी गर्म कर देती हैं। अगर रियल लाइफ में तुम्हें कोई ऐसी सिचुएशन मिले तो चुपचाप फोन निकाल के वीडियो बना लेना और तुरंत पुलिस को बुला लेना। लोकल नंबर का इस्तेमाल करके, जितने समय 112 है शायद, अगर वो नेता का बेटा नहीं हुआ तो तुरंत भाग जाएगा और तब तुम जाके बीच बचाव कर सकते हो। लेकिन अगर वो नेता का बेटा है तो चुपचाप वीडियो बनाओ और पुलिस कहने का इंतजार करना, क्योंकि तुम्हें पता है अगर वो नेता का बेटा हुआ तो वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। जिसपे जुन्युए अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो साला यहाँ पे डाजी और नैन हाई के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस औरत को पता है कि यहाँ पे सरकमस्टेंसेस का फायदा कैसे उठाया जाता है। इसके बाद जुन्युए यहाँ पे वही नारा इस्तेमाल करता है जो हमें यहाँ पे हर स्कूल में सिखाया जाता है, एकता में बल है। मुझे नहीं पता भाई एकता में कितनी ताकत है, ये सिर्फ एकता जानती है। खैर जुन्युए यहाँ पे हर किसी को अपनी तरफ बुलाता है और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी गरिमा यानी कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट को ऐसे थोड़ी नहीं फेंक सकते हैं एक कॉम्पिटिशन के लिए। और कोई मत ये सोचो कि यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी कुछ ज्यादा ही बड़ी है और हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये चीज उनके लिए भी है, वो भी हमारे
बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि वो कोई भी नियम बना के कुछ भी करके हमें यहाँ पे दबा सकते हैं तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए अगर हम अपनी पे आ गए तो उनकी कुर्सी तक छीन सकते हैं। जिनमें उन लोगों से कहता है ये कंपटीशन यहाँ पे सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है ताकि हमें मौका दिया जा सके एक नई चीज को ज्वाइन करने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, जिससे वो लोग अपने सेट की ताकत बढ़ा सके। लेकिन अगर हम सभी कंपटीशन के अंदर जाएंगे ही नहीं तो उनके पास मौका ही कहां से आएगा कि वो नए नए जीनियस को रिक्रूट कर सके। हम लोग हर साल उन्हें काफी कुछ देते हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो हमें क्या देते हैं? ये सब कुछ बेइज्जती, हरासमेंट, हम सब कुछ ये थोड़ी ना सहते रहेंगे। इस पे बाकी लोगों के अंदर भी जोश आ जाता है, जिसके बाद वो वेपन निकाल के गार्ड्स के खिलाफ हो जाते हैं, ये कहते हुए तुम बस 2 कौड़ी के गार्ड्स हो और कुछ भी नहीं। हम सभी तुम्हें एक झटके के अंदर मार सकते हैं, खुद को हीरो न समझो, बस तुम 2 कौड़ी के कुत्ते हो, कुत्ते और कुछ भी नहीं। इसके बाद हालात यहाँ पे बदल से जाते हैं। जो गार्ड्स हवा में उड़ रहे थे अब इनकी फटी पड़ी थी और जिन्हें पीछे से कहता है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल्टीवेशन हमें यहाँ पे जिंदा रखने के लिए बनाई गई है ताकि हम लोग यहाँ पे जिंदगी को फ्री होकर जी सके, किसी रूल से ना बंधे रहें। अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो फिर हमें इनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। उसी टाइम पे एक गार्ड जिनेवे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उसके पेट के ऊपर मार के उसकी फाड़ देता है, सीधा वो दीवार से जाके टकराता है। इस पे बाकी सोल्जर जिनेवे के ऊपर हमला करते हुए कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सोल्जर के ऊपर अटैक करने की। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे लिन युआनबा आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए आओ लड़ लो। और जैसे यहाँ पे लिन युआनबा को देखते हैं तो इनकी फटके 4 हो जाती है। इसके बाद ये सभी यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सोल्जर से कहते हैं अंदर जाने दो या फिर हमें थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ खेल लेने दो। डाजिया के जिनेवे से कहती है कि साला इतने तो किन्होंने, इनको देख के मुझे शर्म आ रही है। जिसपे एक सोल्जर को गुस्सा आता है लेकिन ये बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि गार्ड से ज्यादा पावरफुल था। तो दरअसल ये यहाँ पे इन सभी गार्ड्स को यहाँ पे कंट्रोल करता है और इन सभी चीजों को मायने रखता है कि कोई भी नियम ना तोड़े। इसका नाम जू है और ये सभी लोगों से पूछता है कि क्या वो वाला मचा रखा है दरवाजे के ऊपर। इस पे जिनेवे सोल्जर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये हरामी सोल्जर्स यहाँ पे फीमेल कलीग्स के ऊपर हाथ डाल रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें हरास कर रहे हैं और ऊपर से हमें अंदर भी जाने नहीं दे रहे हैं। बाकी के जितने भी किंगडम थे वो भी आगे से यही चीज कहते हैं कि ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इन्हें क्या लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं, हमारी लड़कियों को परेशान कर सकते हैं, वो भी दिन दहाड़े। जिसपे एक लड़का आगे से कहता है ये तो साला लड़कियों को नहीं, हम जैसे ताकतवर लड़कों को भी हरास कर रहे हैं। वह पे जो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसे यहाँ पे इन सोल्जर्स को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात पैलेस तक पहुंच गई तो इन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होगा और यही लोग यहाँ पे विलन बन जाएंगे। जिसमें इन सोल्जर्स की फटके 4 हो जाती है क्योंकि छेद के पीछे ये जान गवा बैठे हैं। बस हमें इन्हें मारते हुए नहीं दिखाया जाता, उस वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। हम लोग ताइसी को देखते हैं जो कि जिनेवे को बताता है कि ये जू है और नैंजो डायनेस्टी के अंदर इसकी रैंक यहाँ पे 20 है और ऊपर से ये हाई रैंकिंग लॉ ऑफिसर भी है और इसकी अथॉरिटीज यहाँ पे कैसा लॉर्ड से ज्यादा होती हैं, जैसे कि ये किसी प्रीवियस लॉर्ड के बराबर ही हो। फिर जिनेवे वेगा से पूछता है इसकी कल्टीवेशन क्या है तो वेगा आगे से बताता है कि ये लैंड गॉड के फर्स्ट लेवल पे है। इस पे जिनेवे अपने मन के अंदर सोचता है कि बस लैंड गॉड के फर्स्ट लेवल पे और ऊपर से इसकी रैंकिंग भी यहाँ पे सिर्फ 20 ही है। ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था कि यहाँ पे नैंजो डायनेस्टी पावरफुल है ये उतनी है नहीं। खैर इसके बाद हम लोग जू को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली युआनबा के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ 18 की उम्र में वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे हो और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। मैं तुम्हें बता दूं कि ली युआनबा की कल्टीवेशन यहाँ पे जू से ज्यादा है, लेकिन बस उसने अपनी कल्टीवेशन को छुपा लिया है, इसलिए जू को लग रहा है कि यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन लो है, लेकिन फिर भी उसकी कल्टीवेशन ज्यादा है एक जीनियस के मुकाबले में। हालांकि ली युआनबा यहाँ पे जू को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उससे पूछता है तू है कहाँ से और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तो फिर जिनेवे आगे बढ़ता है जो कि यहाँ पे जू को बताता है कि ये मेरा ही सबऑर्डिनेट है जिसने अपने पेरेंट्स खो दिया था जब ये छोटा हुआ करता था। इस पे जू काफी ज्यादा खुश हो जाता है पेरेंट्स वाली बात सुनकर। साले खुश हो रहा है उदास हो रहा जा रहा है तुझे। बेसिकली ये खुश इसलिए हुआ था क्योंकि अगर यहाँ पे ली युआनबा के पास कोई गार्डियन नहीं है तो फिर वो यहाँ पे ली युआनबा को अपना डिसेबल बना सकता है और वो ली युआनबा को ऑफर भी देता है उसका डिसेबल बनने का, लेकिन ली युआनबा साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि तुम तो मेरे मास्टर से भी कमजोर हो, मैं तुम्हें कैसे अपना मास्टर मान सकता हूँ। जिसपे जिनेवे अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसपे जू आगे से चीखते हुए कहता है कि तुम बस देखते जाओ, तुम मेरे डिसेबल बन ही जाओगे। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग जिनेवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली युआनबा नैनहाई की तरफ देखते हुए मन के अंदर यही सोचता है कि इन दोनों की एकदम परफेक्ट एज है, ये लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो नैनहाई को यहाँ पे हिस्सा लेने नहीं दे सकता है, नहीं तो उसकी आइडेंटिटी जो कि ड्रैगन वाली है वो बाहर आ सकती है और उसकी फटके 4 हो सकती है। इसलिए जिनेवे यहाँ पे ली युआनबा से कहता है कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करोगे। जिसपे ली युआनबा आगे से कहता है मैं इन कमजोरों के साथ फाइट करूं, साला मैं अपने उल्टे हाथ को घुमा दूं तो इनकी जनरेशन कहां पर जाएगी। वहीं पे जिनेवे ने भाई पूरा प्लान बना रखा था। ये भाई ली युआनबा से कहता है कि तुम इन कमजोरों के साथ नहीं बल्कि मेरे लिए फाइट कर रहे हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ पावरफुल अपोनेंट्स को निपटाने में। इसके बाद अगर तुम मेरे खिलाफ फाइट करते हो तो फिर तुम साला अपने आप से हार के तुम मुझे जितवा सकते हो, बेसिकली दोनों उंगलियां घी में। इसके लिए ली युआनबा तुरंत मान जाता है। वहीं पे डाजी पीछे से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस हद तक चीजें करते हुए। जिसपे जिनेवे आगे से चमकते हुए कहता है शर्म, कैसी शर्म? एक आदमी का सपना फेमस होने का होता है, अगर यहाँ पे युआनबा उसे ज्वाइन करता है कॉम्पिटिशन के दौरान में तो अगर वो उसके सामने भले ही आगे जाके सरेंडर कर दे लेकिन इसके बावजूद उसका नाम यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ तो फिर ये डबल विन नहीं हो जाएगी। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि ज्यादा कुछ बात ना करो, जल्दी से अंदर चल के कॉम्पिटिशन का रजिस्टर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जू को देखते हैं जो कि अपने पैलेस के अंदर आता है। तो फिर
फिर वहाँ पे जितने भी डिसेबल थे वो सभी को देख के सोचता है कि साला मैं जिस बच्चे से यहाँ पे दरवाजे पे मिला था यानी कि ली युआन बा से, उनके मुकाबले में ये सभी डिसेबल्स एकदम तुच्छ हैं। और ये मन के अंदर ये सोचता है अगर वो यहाँ पे ली युआन बा को अपने डिसेबल बना लेता है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जिन्युए को देखते हैं जो कि सभी लोगों के बैठ के साथ में लंच कर रहा था और उसी टाइम पे यहाँ पे ली युआन बा को छींक आ रही थी क्योंकि जो उसके पीठ पीछे बात कर रहा है। वहीं पे हम लोग जिन्युए को देखते हैं जो कि अपना खाना यहाँ पे डाजी को दे रहा था। बेसिकली ये शेयर करने का तरीका होता है, तुम्हारे कोई करीब है तो तुम अपना खाना बांट सकते हो उनके। ज्यादातर ये लव के मामले में सबूत होता है कि यू लव हर और सी लव हिम। अब उसी टाइम पे जिन्युए को सुनाई देता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने 5 स्टार ग्रेड लुयान सिटी के अंदर हासिल किया है। तो जिन्युए उनकी तरफ मुड़ के देखता है तो फिर कुछ लोग आगे से ये भी कह रहे थे कि मुझे तो यहाँ पे 2 स्टार मिले हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे ह्यूमन रेस रैंकिंग के नंबर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे फेंगिस जुआन की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे 98 है। इसके बाद एक बंदा हमें यहाँ पे फेंगिस जुआन के बारे में बताता है कि वो पिछले साल यहाँ पे कंपटीशन के अंदर हिस्सा नहीं ले पाया था क्योंकि वो सर्कुलेशन के अंदर था, लेकिन वो इस साल पक्का यहाँ पे हिस्सा लेगा क्योंकि वो पहले ही गोल्डन गो रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसे यहाँ पे जो स्टार वैल्यू मिलनी चाहिए वो कम से कम 5 के ऊपर ही होनी चाहिए। इसके बाद जिन्युए यहाँ पे बाकी लोगों से पूछता है कि ये स्टार वैल्यू क्या चीज होती है, जिसपे ताइसी यहाँ पे जिन्युए को बताता है कि स्टार सिस्टम एक तरीके से वैल्यू सिस्टम है, यानी कि तुम जैसा एग्जाम दोगे वैसा तुम्हें यहाँ पे स्टार दिया जाएगा, जिसकी कतार यहाँ पे 1 से 9 है। अगर तुम यहाँ पे एक भी स्टार को हासिल नहीं कर पाते हो तो फिर तुम कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा नहीं ले पाओगे और जितना ज्यादा तुम्हारे पास स्टार होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू होगी। वह ताइसी जिन्युए से कहता है कि उसकी पावर के साथ में वो यहाँ पे आसानी के साथ में 4 ग्रेड को ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो फिर जिन्युए यहाँ पे ताइसी से पूछता है कि रिजल्ट के हिसाब से बांटा जाता है, जिस पे ताइसी आगे से बताता है कि कंपटीशन के लिए हर बार यहाँ पे नए नए नियम लाए जाते हैं और नई नई चीजें करी जाती हैं, यानी कि कंपटीशन एक सा नहीं रहता है, हर साल कुछ न कुछ नया लाया ही जाता है। इसलिए जिन्युए जब कंपटीशन के अंदर उतरेगा पार्टिसिपेट करने के लिए तब उसे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। इसके बाद वहाँ पे जितने भी किंगडम थे और उनके प्रिंसेस थे वो सभी यहाँ पे आते हैं जिन्युए को शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि दरवाजे के टाइम पे जिन्युए ने ही उन्हें एक साथ लाया था, नहीं तो उनकी साथियां भी यहाँ पे हैरास होती रहती। जिन्युए उनसे कहता है कि ये एकता का बल है। अब ये नहीं पता कि एकता के पास कितनी ताकत है, लेकिन हमारे पास जितनी थी हमने उसकी मदद से उन्हें घुटने पे ला दिया। और तुम्हें पता है कि एंटी सोशल बंदे के लिए इस तरीके से भीड़ में घुस के बात करना कितना ज्यादा टफ होता है। इसलिए हम लोग जिन्युए को देखते हैं जिसके हालात खराब थे। वो आगे से कहता है कि यार इस तरीके से तो चल नहीं पाएगा, लेकिन डाजी उसे कहती है कि अब वो धीरे धीरे करके एम्परर की तरह बात कर रहा है। अगर उसे एम्परर बनना है तो फिर उसे इस तरीके की गैदरिंग्स की आदत डालनी पड़ेगी। इसके बाद नैन भाई वहाँ पे आती है और जिन्युए से कहती है कि वो तो कमाल का है, जिसपे जिन्युए उनसे कहता है कि तारीफ ना करो और मक्खन ना लगाओ, मुझे सोना है, कल कंपटीशन के लिए देर हो रही है। जिसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद अगला सीन एग्जामिनेशन हॉल का होता है, लेकिन जब ये लोग एग्जामिनेशन हॉल को देखते हैं तो इन दोनों का मुंह खुल जाता है क्योंकि सामने की तरफ अवगत भीड़ लगी थी, जैसे कि भाई भंडारे में पूरी सब्जी बिक रही हो। सच में भाई कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन थी, 200-300 मीटर होंगे तब तक भीड़ लगी ही थी। इसके बाद एक एक करके यहाँ पे एग्जाम देने के लिए किसी को जाने दिया जा रहा था। बेसिकली एसएस एग्जाम स्कैम सेंटर का लाइव फुटेज है, एनिमेटेड वर्जन देख रहे हो तुम उसका। खैर ताइसी यहाँ पे जिन्युए से कहता है कि वो चिंता न करे, वो जाके अभी उसके लिए नंबर ले लेता है, लेकिन जिन्युए उसे कहता है कि यहाँ पे अच्छी खबर के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो युनबा से कहता है कि जाओ और जाके मेरे लिए रास्ता बनाओ। इस पे जुनबा आगे बढ़ता है और वो अपने हाथों को आगे बढ़ा के हल्का सा फैलाता ही है तो आधे से ज्यादा गली साफ हो जाती है। बेसिकली वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए, एंड दैट इज मी व्हेनेवर आई हियर पूरी सब्जी मिल रही है भंडारे पे। इसके बाद युआन बा इसी तरीके से रास्ता बनाते जाता है और ये लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ये लोग एग्जाम गेट के पास पहुंच जाते हैं और अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जिसने एग्जाम कॉम्पिटिशन को पास कर लिया था और इसे 1 स्टार मिला था। अब उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे ही गेट, सॉरी यार घटा देता हूँ, ये लोग भाई $1 मारे दे रहे हैं सिर्फ इस बात को लेके इन्हें लगता है कि मैं रेसिज्म फैला रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ भी कर भी नहीं रहा। भाई हिंदी वर्ड से मैच करते हैं, मेरी क्या गलती है यार। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक और एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ती है और तुम इसकी शकल पे ना जाना, भले ही एक सुंदर दिखती हो, लेकिन इसके बावजूद एग्जामिनर उसे जैसे ही देखता है तो वो उससे कहता है तुम 78 साल की हो, लेकिन अभी भी की रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पे हो, लेकिन इसके बावजूद कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना चाहती हो, शर्म नहीं आती। इस पे वो भाग जाती है शर्मा के वहां से। 78 साल, 70 और 8 साल। इसमें वो वाला मीम शूट करता है, वो जो एज ऑफ वर्ल्ड वाला नहीं होता, कहता है ग्रानी कम टू मी ड्रिंक क्लियर द रेजम स्वीटर द फूड, यानी कि फल जितना ही ज्यादा पुराना होता है उतना ही मीठा। बट यहाँ पे फल की बात नहीं हो रही है। खैर हसीना एक ग्रानी के जाने के बाद में यहाँ पे जिन्युए का नंबर आता है और जिन्युए उससे पहले यहाँ पे एग्जामिनर के बारे में पूछता है, जिस पे एक बंदा उसे बताता है कि ये यहाँ पे एग्जामिनर और उसके कल्टिवेशन अननोन है और ह्यूमर्स ऐसा कहते हैं कि ये किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। बेसिकली इसके पास आई ऑफ द इन्फॉर्मेशन वाली टेक्निक है। जिन्युए आगे से कहता है वाओ फेयरली
डेडली गोल्डन आइज काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद जुनिवे का नंबर आता है तो उसे यहाँ पे सबसे पहले तो घूर के दिखा जाता है कि ये तुच्छ प्राणी, और जुनिवे भी घबरा जाता है कहीं से मुझे पसंद तो नहीं करता है कि कुछ और देख लिया कि इसने। लेकिन बाद में एग्जामिनर उसे कहता है कि तुम यहाँ पे 16 की उम्र में गोल्डन कोर रियलम पे पहुंच चुके हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जिसपे जुनिवे भी आगे से थैंक यू कहता है और अंदर चला जाता है एग्जाम देने के लिए। इसके बाद जुनिवे यहाँ पे जैसे एरिना के अंदर उठा है तो बेसिकली अब यहाँ पे 1-1 मैच होने वाला था। जुनिवे के सामने एक पपेट आता है, अगर उसे पपेट को हरा देता है तो फिर उसे 1 स्टार मिलेगा, अगर वो एक साथ 2 पपेट को हरा देता है तो फिर उसे 2 स्टार मिलेंगे। इसके बाद वो पपेट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जुनिवे आगे से स्पेयर का इस्तेमाल करके और इजीली उसे यहाँ पे हरा देता है। जिससे जुनिवे को यहाँ पे 1 स्टार मिल जाता है। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे 1 को मारता है तो फिर यहाँ पे 2 पपेट और आ जाते हैं, जिससे जुनिवे को समझ में आ जाता है कि वो जितनी भी बार यहाँ पे एक अपोनेंट को हराएगा तो फिर एक दूसरा अपोनेंट उसके सामने आ जाएगा और उन दोनों का ही रियलम सेम होगा। इस तरीके से यहाँ पे स्टार मिलेंगे। तो फिर जुनिवे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी, जिसके बाद वो यहाँ पे स्पेयर का निकाल लेता है और इसी तरीके से फाइट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम लोगों को एक चेंबर दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं। अब ये चोगा पहने हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बुरे हैं, बुरे तो है, बस उतने बुरे नहीं है। बेसिकली ये सभी बड़े बड़े सेक्ट मास्टर हैं जो कि यहाँ पे अपने लिए टैलेंट तलाश रहे हैं। जैसा है कि इस कंपटीशन का मतलब है कि अगर तुम्हें कोई अच्छा टैलेंट मिलता है तो फिर तुम उनके सेट को अपने अंदर ज्वाइन करवा लो या फिर वो तुम्हारे सेट को ज्वाइन कर लेंगे। उन्हीं में से कई सारे लोगों की नजर यहाँ पे जुनिवे के ऊपर थी। वो आगे से कहता है कि ये आसानी के साथ यहाँ पे 6 स्टार हासिल कर चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये यहाँ पे 8 स्टार को भी हासिल कर लेगा। लेकिन एक दूसरा एल्डर आगे से कहता है कि कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे 7 को नहीं पार कर पाते हैं और तुम 8 को बता रहे हो। जिसके बाद हम लोग एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम यूसु था। अब तुम इसकी शक्ल याद रख लेना, ये आगे कई बार दिखाई देगा। और ये आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनेट कॉम्बैट कितना खराब है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे जुनिवे का मैच ऐसे ही देखते रहते हैं। इसके बाद इन लोगों की नजर यहाँ पे युवान बा के ऊपर पड़ जाती है और जिसने यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ ही 8 स्टार हासिल कर लिए थे बिना किसी दिक्कत के। नहीं यार, इसने 10 कर लिए यार। अब इन लोगों ने 9 तो कहा था, अब ऊपर से 10 कैसे आ गए? खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे युवान बा की परफॉर्मेंस देख के हैरान हो जाते हैं और किसी भी कीमत पे यहाँ पे युवान बा को अपने सेट के अंदर लेना चाहते थे। और देखते ही देखते यहाँ पे जुनिवे भी अपने 9वें स्टार को हासिल कर लेता है। इसके बाद हम लोग जुनिवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे पपेट के ऊपर बैठा हुआ था और इसने यहाँ पे कई सारे पपेट को मार गिराया था, तब कहीं जाके यहाँ पे 9th स्टार को हासिल कर पाया था। साथ ही में इसने यहाँ पे गॉड एम्परर आर्मा का भी इस्तेमाल किया था, नहीं तो ये मैच को हारा जाता और इसे 8 स्टार कभी न मिलते। इसके बाद एग्जाम खत्म हो जाता है तो फिर वो जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तो युआन बा उसका इंतजार कर रहा था और उसे बताता है कि उसे 9 स्टार मिल चुके हैं, जिसपे जुनिवे भी आगे से कहता है कि उसे भी मिल चुके हैं। अब उसी टाइम पे जुनिवे यहाँ पे चूही की तरफ देखता है तो चूही अपने मन के अंदर सोच रहा था कि वो यहाँ पे जुनिवे के आर्मर को अच्छे से निहार नहीं पा रहा है, बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स नहीं देख पा रहा है। जिससे यहाँ पे चूही को समझ में आ जाता है कि जुनिवे का जो आर्मर है वो हेवनली ग्रेड का है और ऑफ कोर्स लालच की कोई सीमा नहीं है, इसलिए चूही अपने मन के अंदर सोचता है कि ये आर्मर उसी का ही होना चाहिए। जुनिवे को जैसा ही समझ में आ जाता है कि लालच बढ़ते जा रहा है तो वो तुरंत आर्मर को अनइक्विप कर देता है और उसे अपनी स्टोरेज के अंदर रख लेता है ताकि कोई नजर न लगा दे। वहीं पे जुनिवे यहाँ पे चूही से पूछता है कि उसे कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे क्या कि वो कंपटीशन के अंदर यहाँ पे 9 स्टार को हासिल किया है। लेकिन चूही उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है और वो मन के अंदर सोचता है कि हम लोग पब्लिक के बीच में हैं, अबे मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे ही मौका मिलेगा साले के साथ आर्मर के साथ साथ इसके चमड़ी भी खींच लूंगा। तो फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन युआन बा को चूही के अंदर से निकलता हुआ किलिंग इंटेंट महसूस हो जाता है। वहीं पे चूही ने पूरा फैसला कर लिया था कि उसे किसी भी कीमत पे यहाँ पे वो आर्मर चाहिए, उसके लिए भले ही चाहे वो यहाँ पे ली युआन बा को भी उंगली क्यों ना कर दे। ली युआन बा जुनिवे को इस बारे में बताता है, लेकिन जुनिवे को इस बारे में पहले से ही पता था और वो युआन बा से कहता है अगर वो लोग उसे यहीं पे ही मार देंगे तो फिर वो लोग कंपटीशन के अंदर हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और जुनिवे अगर इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेता है तो फिर वो यहाँ पे कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ ही में एक लकी ड्रॉप आ सकता है, बेसिकली समन करने का मौका। इसलिए वो यहाँ पे सिर्फ चूही को मार के ये बवाल नहीं करना चाहता और इतना बड़ा लॉस नहीं झेलना चाहता। बाकी चुनही तो आर्मर के लिए ढूंढते हुए उनके पास आ ही जाएगा। उसी टाइम पे तैसी यहाँ पे भागते हुए आता है और वो जुनिवे से कहता है उसे पता था कि वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने यहाँ पे पहले ही किसी को कियानोवे किंगडम भिजवा दिया है एम्परर को ये सब कुछ बताने के लिए। लेकिन जुनिवे आगे से कहता है कि उसे तो सिर्फ 4 ही स्टार मिले हैं, लेकिन तैसी को यकीन नहीं था, उसे पता था कि जुनिवे ने बड़ा हाथ मारा है। इसके बाद जुनिवे उन लोगों से कहता है कि चलो चल के खाना खा लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा माल कमा लिया है तो फिर अब थोड़ा सा मौज उड़ाने की बारी आ चुकी है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि एक साथ बैठ के यहाँ पे डिनर कर रहे थे और सभी लोग यहाँ पे जुनिवे की तारीफ कर रहे थे कि उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल की थी। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि कोई वेगा के पास मैसेज भेजता है तो जुनिवे उससे पूछता है कि ये क्या चीज है। इस पे वेगा यहाँ पे जुनिवे को बताता है कि ये उसके डिसाइपल की तरफ से है जिसका नाम लीवाई है। वो यहाँ पे दौड़ते हुए आ रहा है ताकि वो यहाँ पे जुनिवे का डिसाइपल बन सके, सॉरी सबऑर्डिनेट बन सके। जुनिवे हम लोगों को बताता है कि लीवाई दरअसल यहाँ पे ग्रीन लोटस सॉर्ड गॉड है और वो वेगा से पूछता है कि तुम्हारा डिसाइपल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जुनिवे ने यहाँ पे कोई भी गॉड इस बार समन नहीं किया था। तो वो सिस्टम से पूछता है कि लीवाई उसकी तरफ क्यों आ रहा है, जिसपे सिस्टम यहाँ पे जुनिवे को सीधा सीधा जवाब देता है कि होस्ट जो पुराने समन्स को समन करता है उनके
उनके जो रिश्तेदार, उनके जो साथी होंगे वो भी शायद से इस बात का चांस रखते हो कि वो जिनोवे का सबऑर्डिनेट बन सके, जैसे कि यहाँ पे वेगा है और उसका डिसाइपल यहाँ पे ली बाई है। तो वेगा के कनेक्शन की वजह से ली बाई यहाँ पे जिनोवे के पास आया और ऊपर से जिनोवे की यहाँ पे जो एबिलिटीज है वो भी बढ़ते जा रही है। इसलिए ली बाई अवेकन हो गया और वो यहाँ पे जिनोवे को फॉलो करने के लिए आ रहा है। वेगा यहाँ पे जिनोवे को बताता है कि उसका डिसाइपल यहाँ पे सिर्फ वाटर ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ही पहुंचा हुआ है। तो रही बात उन दोनों के कनेक्शन थे, तो फिर यहाँ पे एक बार गलती से ली बाई की मदर से मिल गया था, इसलिए वो यहाँ पे इसी तरीके से ली बाई को जानता है और उसकी मदर को भी, और उसकी मदर का नाम यहाँ पे ताई बाई है। जिनोवे को यहाँ पे कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो सिस्टम से पूछता है कि ली बाई इतना ज्यादा कमजोर है, उसकी कल्टीवेशन कम क्यों है, जिसपे सिस्टम यहाँ पे जिनोवे को बताता है कि ली बाई की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है, वो इतने समय पे लैंड गॉड रियलम पे है, लेकिन वो वेगा की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उसने अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पे कम कर लिया है ताकि वेगा को ऐसा न लगे कि उसका डिसाइपल उसे आगे निकल गया और उसे शर्मिंदगी फील ना हो। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम जिनोवे को ली बाई के पास्ट के बारे में बताता है कि वो एक बार मर चुका है, जिसके बाद वो दोबारा रिकार्नेट हुआ है, जिसके बाद उसने अपनी सारी मेमोरीज यहाँ पे याद कर ली, जैसे कि ली युआन बाने की है। साथ में सिस्टम यहाँ पे जिनोवे को यह भी बता देता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डाजी और बाकी सभी लोग भी यहाँ पे अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन जिनोवे को ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी उसके समन्स यहाँ पे ताकतवर हो पाएंगे। वेगा और बाकी लोगों को भी जिनोवे की चिंता होने लगती है, क्योंकि वो खाते समय कुछ ज्यादा ही इसे पुच्छ कर रहा था, बेसिकली खास रहा था, लेकिन डाजी को यहाँ पे आदत थी, तो वो सभी से कहती है इसका ऐसा ही है, छोड़ दो, ज्यादा चिंता ना करो। इसके बाद डाजी यहाँ पे नान हाई से कहती है कि चलो हम लोग शॉपिंग चलते हैं, तो जिनोवे भी इनके साथ चिपक लेता है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे फेंग हुआंग को देखते हैं, जहाँ पे उसकी मेड आके उसे बताती है कि जिनोवे नाम का बंदा लुयाओ सिटी के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये वही बंदा है जिससे आप यहाँ पे कियानुए किंगडम से मिली हैं? लेकिन फेंग हुआंग को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। वो मेड आगे से कहती है बढ़िया यही होगा कि वो यहाँ पे पक्का किन युआन किंगडम से ही हो, क्योंकि एक 9 स्टार होल्डर जीनियस यहाँ पे किसी भी होली सेक्ट के यंग मास्टर से ज्यादा पावरफुल होता है। शायद वो यहाँ पे आपकी मदद कर सके, आपके जो सगाई यहाँ पे आपकी इच्छा के बिना की जा रही है उसे तोड़वाने में। इस पे फेंग हुआंग आगे से कहती है अगर वो जिनोवे नहीं हुआ तो फिर मैं साले को मार दूंगी। जिसने मेरी बॉडी को ऐसे ही देखा हो उसे यहाँ पे मेरा हस्बैंड बनना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उसे शादी नहीं कर सकता है। जिस पे मेड आगे से कहती है कि वो बंदा कियानुए किंगडम से हो, ये काफी ज्यादा छोटी बात होगी, इसके चांस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि वो किंगडम ही काफी ज्यादा गरीब है। वो यहाँ पे एक 9th स्टार होल्डर जीनियस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन हुआनफेंग को यहाँ पे जिनोवे के ऊपर पूरा यकीन था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। अब मैं एक चीज यहाँ पे तुमसे कहना चाहता हूँ, शायद से मैं सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दूं। ऐसा नहीं कि सीरीज खराब या फिर मुझे व्यूज से दिक्कत है, व्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समस्या आ रही है। इस पे कभी कभी येलो डॉलर आ जाता है, कभी कभी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और कभी कभी कॉपीराइट कंटेंट मैच हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे क्लेम और येलो डॉलर से ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन साला कंटेंट कॉपीराइट मैच काफी ज्यादा सरदर्दी की बात है, क्योंकि वो स्ट्राइक की परेशानी बन सकता है। और ऊपर से कभी कभी अगर क्लेम आ जाए तो फिर वीडियो ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए हमें इसे दोबारा रिप्लोड करना पड़ता है, दोबारा एक्सपोर्ट करे, आज करना है, और आज एक क्लेम आ गया तो फिर दोबारा एक दिन इस तरीके से गैप बढ़ते जाएगा। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1-1 घंटे की, गले और आंखों को कष्ट देके। इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं, हम इसे एडिट करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन डिले होता है, 1 दिन का डिले हो सकता है, 2 दिन का डिले हो सकता है, क्योंकि क्लेम कैसे आएंगे ये किसी को भी पता नहीं रहता है। देखता हूँ एडिटिंग चेंज करता हूँ। और जो तुम कहते हो ना कि फोटो हिल रही है, इधर जा रही उधर जा रही, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है यार। इस पे जो कंटेंट मैच होने का रिस्क रहता है वो कम हो जाता है बस। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है डिस्को डांस करवाने का एक छोटी सी इमेज को, लेकिन मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। अगर ये वीडियो रक्षाबंधन वाले दिन आ रहे तो फिर समझो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन अगर रक्षाबंधन वाले दिन नहीं आ रही है तो सरदर्दी की बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि तब मैं इसे डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ। बाकी बाय बाय, सायोनारा।